So till now we have covered class 6th and class 7th NCERT science. Now we are starting class 8th NCERT science, which is a next step to a strong foundation. Hello students, I am Upasna and I welcome you back to Inspira classes. So let's begin with the NCERT science class 8. So first we'll see the contents. कितने चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं पहले हम वो देखेंगे. सेक्शन वाइज हम कवर करते जाएंगे. फर्स्ट चैप्टर है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. चैप्टर 2 इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. चैप्टर 3 is synthetic fibers. If you remember, if you have seen the last sessions of NCERT series, we have covered natural fibers, jute, cotton, silk, we have covered. In class 8, we are covering synthetic fibers. चैप्टर 4 है हमारा मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. इसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज को हम पढ़ेंगे. चैप्टर 5 है हमारा कोल एंड पेट्रोलियम. 6th इज कंबशन एंड फ्लेम. 7th इज कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. 8th चैप्टर इज सेल. नाउ सी, अब यहाँ से हमारा स्पेसिफिक बायोलॉजी शुरू हो गया है, स्पेसिफिक केमिस्ट्री शुरू हो गया है एंड फिजिक्स ऑल्सो. कि अब हम सेल को डिटेल में पढ़ेंगे. अभी तक हमने क्या पढ़ा था? प्लांट्स, एनिमल्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, फूड चेन, फूड साइकिल, हम ये सब पढ़ रहे थे. अब हम स्पेसिफिकली बायोलॉजी के एक सेक्शन को पढ़ रहे हैं, द मोस्ट फंडामेंटल यूनिट, दैट इज सेल. सिमिलरली हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, मतलब केमिस्ट्री स्पेसिफिकली पढ़ना हमने शुरू कर दिया है. आपको पता है कि हम जो सेशंस ले रहे हैं दैट इज एग्जाम ओरिएंटेड. जहां जहां हमें इंपॉर्टेंट लगता है और जिनसे क्वेश्चंस बन चुके हैं, मैं आपको वहां पहले ही एम्फसाइज कर देती हूँ. आपको प्रॉमिस भी किया हुआ है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, हम उसका भी एक सेशन लेके आएंगे कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड. ओके. चैप्टर 9th इज रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. चैप्टर 10th इज रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस. Chapter 11 is force and pressure. And chapter 12 is friction. Chapter 13 is sound, chemical effects of electric current. We have already read about the heating effect of electric current. Do you remember? Class 7th में जब हमने electricity पढ़ी थी तो वहाँ हमने heating effect of electric current पढ़ा था. अब हम chemical effects of electric current पढ़ेंगे. फिर पढ़ते हैं some natural phenomena. Then comes light. हमने 6th में भी लाइट चैप्टर पढ़ा है, 7th में भी लाइट चैप्टर को पढ़ा है और 8th में भी लाइट चैप्टर को पढ़ेंगे. आपको अगर याद होगा तो हमने लाइट चैप्टर में क्या कंक्लूड किया था? रिफ्लेक्शन. टाइप्स ऑफ मिरर को पहले देखा था, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर. फिर हमने देखा कनकेव और कन्वेक्स को कि इनके यूसेस क्या क्या है. हमने रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट को देखा था और प्रिज्म को देखा था. अब ऑब्वियसली क्योंकि हम एडवांस लेवल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो हम और भी चैप्टर्स में वैल्यू एडिशन देखेंगे. 17th चैप्टर है हमारा स्टार्स इन सोलर सिस्टम और 18th है पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर. ओके, तो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. ओके, तो जो भी स्टूडेंट्स इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं, इस सीरीज से पहली बार जुड़ रहे हैं, उनको मैं बता दूं, करने को हम सिर्फ इसको समराइज भी कर सकते हैं, इसके मेन पॉइंट्स और कीवर्ड्स को एक्सप्लेन करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आई प्रेफर टू रीड द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी. क्यों? मैंने आपको पहले सेशन में ही बताया था, फिर बता रही हूँ कि एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमें नॉलेज है और एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते करते कई बार हम अपने नेचुरल एक्सप्रेशन को लूज कर जाते हैं. तो जब हम टेक्स्ट बुक की सेंटेंसेस को पढ़ते हैं तो हमें पता होता है कि हम अपने नॉलेज को एक्सप्रेस कैसे करें. तो जहां भी इंपॉर्टेंट लगेगा मैं उन लाइंस को आपके लिए रीड करूंगी. ओके, तो लेट्स बिगिन. क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में क्या हमें सिखा रहे हैं? सबसे पहले कि क्रॉप क्या होता है. अगर हमें क्रॉप को डिफाइन करना पड़े तो हाउ वुड बी डिफाइन क्रॉप? विल डिफाइन इट लाइक व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है. क्या है कि when plants of the same kind, जब एक तरह के पौधों को किसी एक जगह पे कल्टीवेट किया जाता है लार्ज स्केल में, उसको क्या बोलेंगे? क्रॉप. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट
means that all the plants grown in a field are that of wheat. अगर हम कह रहे हैं कि हमारा क्रॉप वीट है, तो उस एरिया में, उस पर्टिकुलर फील्ड में जितने भी क्रॉप उगाए जा रहे हैं वो क्या है, वीट. ओके. अब आपको ये कुछ एग्जाम्पल्स बता रहे हैं, जैसे डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, अलग अलग क्रॉप्स, vegetables, fruits. These can be classified on the basis of the season in which they grow. See how section wise they are explaining things to you. ये पहले आपको बताया क्रॉप क्या होता है, फिर वो आपको बता रहा है ऑन द बेसिस ऑफ सीजन कि किस सीजन में कौन सा क्रॉप होगा. अगर आप बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर या बहुत रूरल बैकग्राउंड से कनेक्शन नहीं भी रखते हैं, तो आपने देखा होगा कि मैंगोज एक पर्टिकुलर सीजन में आते हैं, नेचुरल, नॉट दैट फ्रोजन वन. लीची का एक सीजन होता है, वाटरमेलन का एक सीजन होता है. सिमिलरली अलग अलग वेजिटेबल्स, जो कॉलीफ्लावर होता है, लेडीज फिंगर होता है, इन सब का एक सीजन होता है. मतलब एक पर्टिकुलर, हर एक क्रॉप के लिए एक पर्टिकुलर सीजन फिक्स्ड है. ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इनने क्लासिफाई किया है क्रॉप्स को दो ग्रुप्स में. कौन कौन से दो ग्रुप्स है, खरीफ एंड रबी. ठीक है. इस क्लासिफिकेशन के पीछे का एक और मेजर रीजन क्या है उसको पढ़ते हैं. इंडिया इज अ वास्ट कंट्री. द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी and rainfall vary from one region to another. Accordingly, there is a rich variety of crops grown in different parts of the country. Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified. These are Kharif and Rabi. अब इम्पोर्टेंट क्या है खरीफ और रबी के बारे में जानना, कि इनका सीजन क्या है, किस मंथ में इसको ग्रो किया जाता है और किस मंथ में हार्वेस्ट किया जाता है, और कौन कौन से क्रॉप्स इनके अंदर आते हैं. जैसे खरीफ क्रॉप्स क्या है, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन. आ गई बात समझ में. जिन क्रॉप्स को रेनी सीजन में ग्रो करते हैं उनको कहते हैं खरीफ. अब रेनी सीजन क्या है, वी नो हमारे यहाँ मॉनसून 15 जून तक आ जाता है, तो जून से लेके सितंबर तक को क्या कहते हैं, जनरली रेनी सीजन. ठीक है. अब इनमें उगाए जाने वाले क्रॉप्स कौन कौन से हैं, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन. दीज आर खरीफ क्रॉप्स. आपको ये पढ़ के अभी जितना आसान लग रहा होगा, मैं आपको बताऊं ये एक बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि खरीफ और रबी, आपको 6-7 क्रॉप का नाम दे देंगे एंड दे विल आस्क यू अमंग दीज क्रॉप्स विच आर खरीफ. अगर अब आपको ये क्लियर नहीं होगा कि खरीफ का सोइंग मंथ कौन सा है, रेनी सीजन में हम सो करते हैं, दैट इज जून टू सितंबर, और कौन कौन से क्रॉप्स उसके अंदर आते हैं, तो आप ये 8th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली चीज को अपने फाइनल डे में गलत करके आएंगे. ठीक है. तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे. और रबी क्रॉप्स क्या होते हैं, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन. और विंटर सीजन हमारे यहाँ अक्टूबर से शुरू हो जाता है, हल्की हल्की ठंड आ जाती है. October to March are called Rabi crops. Examples of Rabi crops are wheat, gram, pea, mustard and linseed. तो हमने देखा एक चीज तो है जो हमारे कॉमन डेली फूड का हमारा पार्ट है, राइस एंड व्हीट. ये दोनों अलग अलग सेक्शन को बिलोंग करते हैं, ये ध्यान रखेंगे. राइस कम्स इन खरीफ एंड रबी कम्स इन and wheat comes under rabi. ठीक है. So besides these, pulses and vegetables are grown during summer at many places. ठीक है. हम पहले ही कह दिया इंडिया इज अ वेरी वास्ट कंट्री, तो डाइवर्सिटी इसमें होगी ही. ठीक है. तो आपको खरीफ और रबी का डिफरेंस समझ में आ गया. तो इस पेज पे जो हमने पढ़ा वो क्या, कि व्हाट इज अ क्रॉप, कि क्रॉप किसको कहते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर क्रॉप को किसी एक जगह पे लार्ज स्केल में जब हम ग्रो करते हैं तो दैट इज अ क्रॉप. ऑन द बेसिस ऑफ सीजन हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, खरीफ और उसको रबी में. खरीफ का सोइंग मंथ आपको पता होना चाहिए, दैट इज रेनी सीजन. रेनी सीजन आपको ध्यान होना चाहिए कि हमारा रेनी सीजन कब होता है. सिमिलरली रबी जो क्रॉप है, तो रबी क्रॉप को भी सो करने का के मंथ्स आपको जरूर पता होने चाहिए. ये कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा अगर आप इसको यहीं पे समझ लेंगे. ठीक है. और एग्जांपल्स है व्हीट, ग्राम, पी,
मस्टर्ड एंड लिनसीड। खरीफ के एग्जाम्पल्स क्या देखे हमने? पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एंड कॉटन। ठीक है, चलिए अब बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है। किसी भी क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए हमारे फार्मर्स को बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। ठीक है, बेसिक प्रिपरेशंस। तो एक बार देखते हैं क्या क्या है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के नाम में, क्या लिस्ट है इसके अंदर, उसको देखते हैं। पहली चीज क्या करते हैं हम? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा सोइंग, थर्ड इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। आपने देखा, पहले तो हम मिट्टी को तैयार करते हैं, है ना, कहीं भी आपने देखा होगा प्लॉ से कहीं मिट्टी को तैयार करते हैं, कहीं आप देख रहे होंगे वीडिंग करते हुए। मिट्टी को पहले हम और फर्टाइल बनाते हैं उसको, ठीक है, फिर उसमें बीज डालते हैं। जब बीज थोड़ा सा अंकुरित होने लगता है, थोड़ा स्प्राउटेड होने लगता है, तो फिर क्या करते हैं हम? उसमें मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं। इरिगेशन, वेल इरिगेटेड सॉइल तो होना ही चाहिए, उसके बाद भी प्लांट्स के नीड के अकॉर्डिंग हम उसको इरिगेट करते हैं। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। अब वीड्स क्या है? आपने देखा होगा, अगर आपने खेतों को देखा होगा ट्रैवल करते समय, जब भी आप ट्रेन से कहीं आपने ट्रैवल किया होगा, तो जितने भी खेत आपने देखे होंगे, तो अनाज के साथ साथ बहुत सारे अनवांटेड वीड्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स। वो सब क्या कहलाते हैं? वीड्स। तो वीड्स को हटाना, उनको वीड्स से प्रोटेक्ट करना, कि जो मिट्टी की जो न्यूट्रिशन है वो जिस क्रॉप को मिलनी चाहिए, उसके बजाय वीड्स उस न्यूट्रिशन को ना ले लें, इसलिए वीड से बचाना जरूरी है उनको। उसके बाद हार्वेस्टिंग, और लास्ट जो स्टेप है दैट इज स्टोरेज। जब हमारा क्रॉप बन के तैयार हो गया, तो अब उस फसल को काटना भी तो है, हार्वेस्ट भी तो करना है, वो एक। और दूसरी बात कि जितना हमने हार्वेस्ट किया है, कभी कभी सरप्लस प्रोडक्शन में अब उसे स्टोर करने की प्रॉब्लम हो जाती है कि स्टोर कैसे करें उसको। तो ये सारे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं जो एक कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप में लगते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पेज, दैट इज कुछ टर्म्स हमें जानने हैं, जैसे टिल्टिंग और प्लाविंग वगैरह वगैरह। ये एग्जाम ओरिएंटेड तो नहीं है, लेकिन क्योंकि कीवर्ड्स हैं तो जान लेते हैं। तो टिलिंग है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लॉइंग। आपने देखा होगा कहीं इसको प्लॉ से करते हैं, कहीं प्लॉ किसका बना होता है? जो हल होता है वुड का या लोहे का बना होता है, उसको कभी कभी किसान खुद से भी खींचता है, कभी कभी आपने देखा होगा बैलों के सहारे उसको खींचा जाता है। तो वो क्या है? मिट्टी को लूज किया जाता है, ठीक है, उसको मोर फर्टाइल करने के लिए। So this is done by using a plow. Plows are made up of wood or iron. If the soil is very dry, it may need watering. Before plowing, ये आपको बता रहा है कि अगर मिट्टी बहुत सूखी हुई है तो उसको पहले पानी देते हैं, उसके बाद प्लॉ चलेगा, तभी जाके मिट्टी थोड़ी लूज होगी। Leveling the field is beneficial for sowing as well as irrigation. तो हमने ये देखा। एक और टर्म है, द प्लॉड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। अब जो जहाँ प्लॉइंग होती है, अगर आपने कभी खेत देखे हैं, मैंने देखे हैं, तो उस खेत को आपने प्लॉड फील्ड को अगर आप देखेंगे तो वहाँ बड़े बड़े टुकड़े बन जाते हैं मिट्टी के, जिसको क्रम्स कहते हैं। दूसरी चीज है एक और, लेवलिंग। लेवलिंग, इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स। फिर मिट्टियों को तोड़ दिया जाता है, क्योंकि उसी को लेवलिंग बोलते हैं। लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। अब जब हमने प्लॉ किया तो मिट्टी के अलग अलग साइज के टुकड़े बन गए हैं, क्रम्स बन गए हैं, उस क्रम्स को अब लेवल करना भी जरूरी है, तो फिर उसको लेवल करते हैं। वो लेवलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? सोइंग के लिए। ठीक है, तो ये एग्जाम ओरिएंटेड तो नहीं था, लेकिन हमारे नॉलेज के लिए अच्छी। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टीलिंग। टीलिंग से पहले भी मैन्योर को ऐड कर देते हैं, फिर उसको प्लॉ करते हैं, ताकि बढ़िया से वो मिट्टी मैन्योर के साथ मिल जाए। अगर आप किचन गार्डनिंग भी करते हैं, अगर आपने कभी गमलों में भी पौधे लगाए हैं, तो आपने देखा होगा कि अगर मैन्योर हमने डाल दिया और मिट्टी के साथ ही उसको मिलाना शुरू कर दिया, और उसके बाद हम टिलिंग करें उसकी, तो मैन्योर मिट्टी के साथ अच्छे से मिल जाता है। ठीक है, वो छोटा प्रोजेक्ट है, जो खेतों में हो रहा है वो बड़ा प्रोजेक्ट है, बस इतना सा डिफरेंस। अब एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के बारे में आपको पता रहा है, बहुत ही ब्रीफ में हम देख लेते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, लेकिन जानने में कोई बुराई नहीं है। एक है प्लॉ, जो हमने देख लिया, एंशियंट टाइम से चलता आ रहा है, आप सबों ने देखा होगा। ठीक है, कि प्लॉ कैसा होता है, कि प्लॉ शाफ्ट कैसा होता है।
दिस इज मेड अप ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स। जहाँ जैसे एनिमल्स की अवेलेबिलिटी होगी उसी के साथ उसको कनेक्ट करके खेतों को टिल किया जाता है। ठीक है, ये शेप, अब देखिए ऐसा शेप होता है, ये प्लॉशाफ्ट होता है, ये एक ऐसा डंडा सा बना होता है, प्लॉशेयर, इसको प्लॉशेयर कहते हैं। एंड दिस इज द बीम जो बुल के कंधे पे रखा जाता है, गर्दन पे रखा जाता है। फिर आते हैं, अब जो पहले लकड़ी का बना होता था एंड नाउ इट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय द आयरन प्लॉज। दूसरा क्या है, हो। इट इज अ सिंपल टूल which is used for removing weeds and for loosening the soil. It has a long rod of wood or iron. A strong, broad and bent plate of iron is fixed to one of its ends. अब देखिए कैसा, आपने सबने देखा होगा, फावड़ा बोलते हैं ना इसको, कुदाल भी बोलते हैं बहुत जगह पे। एक लकड़ी के ऐसे हैंडल में एक बेंट प्लेट को लगा देते हैं और मैनुअली वीड्स को निकालने के लिए चलाते हैं। कई जगह आपने देखा होगा गड्ढा खोदने के लिए भी इसको यूज करते हैं। अमूमन पहले ये हर घर में पाया जाता था, अब इसकी अवेलेबिलिटी कम हो गई है। कल्टीवेटर, नाउअडेज प्लाविंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। ये कल्टीवेटर ट्रैक्टर में लगा देते हैं पीछे से और ट्रैक्टर चल रहा है तो ऑब्वियसली टाइम भी बचेगा, लेबर भी बचेगा। तो दिस इज एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। अब एग्रीकल्चर हमने पहले देखा, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, अब हम देख रहे हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। नाउ विल सी सोइंग। अब बीज बोने वाले स्टेप पे हम आ जाते हैं। हमने फील्ड को तैयार कर लिया है, जो हमारा पहला स्टेप था। मिट्टी को लूज करके, मिट्टी में मैन्योर्स वगैरह ऐड करके हमने इसको, मिट्टी को सो करने के लायक बना लिया है, बीज डालने के लायक मिट्टी को बना दिया है। सोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग, good quality, clean and healthy seeds of a good variety are selected. Farmers prefer to use seeds which give high yield. अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज, अब हमने मिट्टी को तो कर लिया फर्टाइल, लेकिन जो सीड्स डाल रहे हैं वो सीड्स गुड क्वालिटी के हैं या नहीं है। और फार्मर्स प्रेफर क्या करते हैं, हाई ईल्ड वेराइटीज। कि ऐसा नहीं कि हमने 10 सीड डाले और उस 10 में से 4 सीड काम कर रहे हैं और 6 सीड से में प्लांट्स आए ही नहीं। तो फार्मर्स हमेशा क्या प्रेफर करते हैं, हाई ईल्ड वेराइटीज, HYV, जो ज्यादा से ज्यादा हमें प्रोडक्शन दे सके, ऐसे सीड्स को फार्मर सेलेक्ट करते हैं। ओके, अब सिलेक्शन ऑफ सीड्स भी एक प्रोसेस है। वो अभी हमारे जानने की जरूरत नहीं है कि हाउ टू, कैसे सेपरेट करते हैं अच्छे सीड्स और बुरे सीड्स में, ये हमारे काम का नहीं है। ट्रेडिशनल टूल को देखें अगर, द टूल यूज्ड traditionally for sowing seeds is shaped like a funnel. Seeds are filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends. These ends pierce into the soil and place seeds there. अभी आपको एक ट्रेडिशनल टूल के बारे में बता रहा है कि फनल में डालते थे सीड्स को और उसको फील्ड में ऐसे ही बीज लगाते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इस पे हमने क्या पढ़ा, इम्प्लीमेंट्स के बारे में। सीड ड्रिल, सीड ड्रिल क्या है? Nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractors. हमने देखा कि ट्रैक्टर्स में इसको कनेक्ट कर देते हैं और ये यूनिफॉर्मली इक्वल डिस्टेंस पे, क्योंकि ये टूल बना हुआ है ऑलरेडी इक्वल डिस्टेंस पे, जो इसके ये आपको थॉर्न्स जैसे दिख रहे हैं, तो ये इक्वल डिस्टेंस पे है, तो ऑब्वियसली जो सीड्स भी डलेंगे फिर वो इक्वली यूनिफॉर्म प्लेस पे डल जाते हैं, यूनिफॉर्म वे में। This protect seeds from being eaten by birds. Sowing by using a seed drill saves the time and labor. Obviously जब भी हम मशीन को किसी भी चीज में कनेक्ट करेंगे, कहीं भी हम मशीन को आएंगे तो वो मैनुअल लेबर को रिप्लेस करेगा, हमारा टाइम बचाएगा, हमारा लेबर बचाएगा, राइट। Appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plants. अब यूनिफॉर्मली सीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन, सीड्स का सोइंग क्यों इंपॉर्टेंट है? टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। ऐसा ना हो कि एक ही जगह 10 प्लांट हो गए और एक जगह जमीन बिल्कुल खाली है। इससे क्या होगा, अब जितने भी प्लांट्स हैं उसको न्यूट्रिशन पर्टिकुलर उसी प्लेस से देना होगा, सारे ही प्लांट्स कमजोर हो जाएंगे। तो ओवर क्राउडिंग में यही होता है। दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट
sufficient sunlight, nutrients and water from the soil. That is the reason कि हम क्या करते हैं, यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे सीड लगाते हैं ताकि उनको इक्वल सनलाइट मिल सके, पानी मिल सके, हवा मिल सके और उनकी ग्रोथ अच्छी हो सके। ठीक है। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब आ गए हम अपने थर्ड स्टेप में। पहला स्टेप तो क्या था, हमने मिट्टी प्रिपेयर की। सेकंड स्टेप था कि सीड्स कैसे लगाते हैं, बीज कैसे डालेंगे, यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे डालेंगे। ठीक है। थर्ड स्टेप है हमारा कि अब जब बीज डाल दिया है हमने, उसको मिट्टी से कवर कर दिया है, तो अब कुछ मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड करेंगे उसके बेटर ग्रोथ के लिए, क्योंकि मिट्टी को हमने क्या किया है, प्रिपेयर तो किया है, लेकिन वी हैव नॉट, अभी सॉइल कार्ड आपने सुना होगा, और अगर नहीं सुना होगा तो गूगल इट, कि मिट्टी में कितने न्यूट्रिएंट्स है अभी ये हमें नहीं पता है, सबको नहीं पता है, तो उसको न्यूट्रिएंट्स अलग से देने के लिए हम मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं। द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू सॉइल in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manures and fertilizers. Soil supplies mineral nutrients to the crop plants. These nutrients are essential for growth of plants. In certain areas, farmers grow crop after crop in the same field. The field is never left uncultivated or fallow. Imagine what happens to the nutrients. अभी आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि कई बार आप देखेंगे फार्मर्स सीजन वाइज, एक सीजन में एक क्रॉप लगाया, उसको हार्वेस्ट किया, फिर उसी मिट्टी में दूसरा क्रॉप लगा दिया, तो हर सीजन रोटेशन हो रहा है क्रॉप का। तो अब उस मिट्टी की क्या हालत होगी जिससे इतना न्यूट्रिशन निकाल लिया गया है कि जितनी बार आप उसमें क्रॉप्स लगा रहे हैं, सीड्स लगा रहे हैं, वो उतना न्यूट्रिशन जमीन से ले रहा है, मिट्टी में न्यूट्रिशन बचेगा कितना, तो उसके लिए एडिशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स इज इम्पोर्टेंट। ओके। Continuous cultivation of crops makes the soil poor in nutrients. Therefore, farmers have to add manure to the fields to replenish the soil with the nutrients. This process is called manuring. Improper or insufficient manuring results in weak plants. अब क्योंकि कंटिन्यूअस कल्टीवेशन फार्मर्स करते हैं तो मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं वो बने रहें, ये मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स का एडिशन होता है। ठीक है। अब आते हैं where we come, अब मैन्योर क्या है, कई बार आपको लगेगा मैन्योर और फर्टिलाइजर में क्या डिफरेंस है। तो मैन्योर is an organic substance obtained from the decomposition of plants or animal wastes. Farmers dump plants and animal waste in pits at open places and allow it to decompose. The decomposition is caused by microorganisms. The decomposed matter is used as organic manure. हमने 6th स्टैंडर्ड में भी इसके बारे में पढ़ा था कि मैन्योर कैसे बनाते हैं, कि जितने भी डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उसको क्या करते हैं, एक जगह डंप करते हैं, वो नेचुरली भी टूट जाते हैं क्योंकि अपने आप उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो जाएंगे, उसको ब्रेक डाउन करेंगे, और जो वो टूट के बचेगा, वो ह्यूमस जो बचेगा, वो बाद में क्या बन जाएगा, मैन्योर बन जाएगा। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। ठीक है, केमिकली सिंथेसाइज्ड। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। हमने वर्मी कंपोस्टिंग पढ़ी है 6th स्टैंडर्ड के सेशन में, आप एक बार देखिएगा। अब ये हमें बता रहा है कि फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। अभी तो देख लिया हमने मैन्योर्स क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, दीज आर केमिकल। ठीक है, फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, क्योंकि हम इसको सिंथेटिकली बना रहे हैं, है ना, फर्टिलाइजर्स को हम बना रहे हैं, इसलिए हम समझ सकते हैं उसमें कि हमें कौन सा न्यूट्रिएंट उसमें डालना है। नाइट्रोजन की कमी है, पोटेशियम की कमी है, फास्फोरस की कमी है, जिसकी भी कमी है हम उसका फर्टिलाइजर तैयार कर लेंगे क्योंकि हम ही तो प्रिपेयर कर रहे हैं। तो फर्टिलाइजर्स क्या है, केमिकल्स है विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर? फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। Some examples of fertilizers are urea, ammonium sulfate, superphosphate, potash, NPK, आपने बहुत सुना होगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के बारे में। NPK एक बहुत जनरल फर्टिलाइजर है। The use of fertilizers has helped farmers to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize. But excessive use of fertilizers has made the soil less fertile. Fertilizers have also become a source of water pollution. Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute the fertilizers with organic manure or leave the field uncultivated in between two crops. अब ये कह रहा है कि फर्टिलाइजर्स तो हम यूज करते हैं, अगर सॉइल में किसी पर्टिकुलर एक न्यूट्रिएंट की कमी है तो उस न्यूट्रिएंट के फर्टिलाइजर को हम उसमें ऐड कर देते हैं।
लेकिन जब हम किसी भी चीज को न्यूट्रिशन ज्यादा दे रहे हैं तो जो प्लांट्स हैं उनको न्यूट्रिशन ज्यादा मिलेगा तो हाई ईल्ड होगा, हमारे पास जो प्रोडक्शन आएगी वो हाई आएगी। लेकिन इससे मिट्टी की जो अपनी फर्टिलिटी है वो खराब होती चली जाएगी। ठीक है, और ये फर्टिलाइजर्स सिर्फ मिट्टी को ही खराब नहीं करते हैं, और ये वाटर पोल्यूशन भी कॉज करते हैं। ठीक है, जब ये मिट्टी बह के जाएगी, जो फर्टिलाइजर से मिली हुई है कहीं भी किसी वाटर बॉडी में मिलेगा तो ये वाटर पोल्यूशन भी क्रिएट करेगा। और एक चीज कि फर्टिलाइजर्स क्योंकि यूजफुल भी है और इक्वली हार्मफुल भी है, तो इसको अब किस चीज से सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है? ऑर्गेनिक मेन्योर से, क्योंकि वो हार्मफुल नहीं है, इट इज कम्प्लीटली यूजफुल। ठीक है, तो फर्टिलाइजर्स का ओवर यूज, किसी भी चीज का ओवर यूज हार्मफुल हो जाता है। Another method of replenishing the soil with nutrients is through crop rotation। अब कह रहा है भाई फर्टिलाइजर्स नहीं डालोगे तो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे कैसे मिट्टी को? तो कहा है कि जो आप कंटिन्यूअस कल्टीवेशन करते हैं, है ना, एक सीजन में लगाया फिर अगले सीजन में लगा दिया फिर अगले सीजन में नहीं, एक दो सीजन के लिए लैंड को फैलो छोड़िए, तो मिट्टी में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने आप उसमें न्यूट्रिएंट्स बनाएंगे मिट्टी को तोड़ के। ठीक है, अर्थवॉर्म अपने आप उसमें वर्मी कंपोस्टिंग कर देगा, तो मिट्टी अपने आप अपने न्यूट्रिशन को गेन कर लेगी। और नहीं तो आप क्या करिए, ये सॉइल में सॉरी सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। एक और मेथड क्या है मिट्टी के नेचुरल न्यूट्रिएंट्स को बना के रखने की, सॉइल के नेचुरल न्यूट्रिएंट्स को बना के रखने के लिए क्रॉप रोटेशन। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटली। Earlier, farmers in northern India used to grow legumes as fodder in one season and wheat in the next season. This helped in the replenishment of the soil with nitrogen. Farmers are being encouraged to adopt this practice. तो पहले क्या करते थे नॉर्थ इंडिया में, एक सीजन में लगा लिया वीट जो कि था राबी, और खरीफ के सीजन में क्या लगा लिया? पल्सेस। अब पल्सेस में हमने पढ़ा है कि रूट नोड्यूल्स में क्या होते हैं? पल्सेस क्या है? लेग्यूमिनस प्लांट्स, और लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में क्या मिलते थे? राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम। इस राइजोबियम का काम क्या था? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करना। नाइट्रोजन फिक्स करना किसका काम था? राइजोबियम का मिट्टी में मिलाना। तो मिट्टी में राइजोबियम क्या करेगा? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके नाइट्रेट्स में, it will absorb the atmospheric nitrogen and provide it to the soil। तो सॉइल की जो नाइट्रोजन की कमी थी वो किसने फुलफिल कर दी? राइजोबियम ने। और ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने नेक्स्ट सीजन में लेगुमिनस प्लांट्स लगाया। तो ये दिमाग वाली कल्टीवेशन प्रैक्टिस हो गई कि आपने एक सीजन में वीट लगा लिया, दूसरे सीजन में लेग्यूम्स लगा लिए, लेगुमिनस क्रॉप कोई भी लगा लिया। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है, क्रॉप रोटेशन कहते हैं इसको। क्रॉप रोटेशन के थ्रू आप सॉइल की फर्टिलिटी को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट स्टेप, तो हमने अभी कहाँ तक हम पहुंच चुके हैं? हमने कर लिया, वी सॉ द प्रैक्टिस ऑफ, पहले हमने मिट्टी तैयार की। ठीक है, किसके थ्रू? एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के थ्रू हमने क्या किया? पहले सॉइल को प्रिपेयर किया। ठीक है, सॉइल प्रिपरेशन के बाद हमने सीड्स की क्वालिटी देखी, है ना, सीड्स की क्वालिटी, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को चुना, प्रॉपर डिस्टेंस पे, यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे हमने बीज बोए। फिर उसके बाद उनको न्यूट्रिशन मिल सके, बैलेंस न्यूट्रिशन, उसके लिए हमने मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को ऐड किया। अब मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स के को भी हम ओवर यूज नहीं करेंगे। क्या करेंगे? हम जितनी नीड होगी उतना ही यूज करेंगे, और नेचुरल न्यूट्रिशन सॉइल का बना रहे, इसलिए हमने अलग अलग वेज पढ़े कि कुछ दिनों तक मिट्टी को खाली भी छोड़ सकते हैं, आप कोई क्रॉप ना लगाएं, आप क्रॉप रोटेशन कर लीजिए, फर्टिलाइजर की जगह आप मैन्योर यूज कर लीजिए। अभी हम इसको सम अप कर लेंगे, पहले आगे चलते हैं। फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स के डिफरेंस को अगर देखें तो फर्टिलाइजर क्या है? इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। मैन्योर क्या है? नेचुरल सब्सटेंस, किससे बनता है? डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स से। फर्टिलाइजर को फैक्ट्री में प्रिपेयर करते हैं, मैन्योर्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। फर्टिलाइजर्स इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, क्योंकि हमने उसे केमिकल्स से बनाया है, तो व्हाई इट वुड प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल, राइट?
मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। हमने वर्मी कंपोस्टिंग में भी देखा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे वो क्या करते थे, जो जितने भी डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स थे उसको ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते थे। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट्स nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. Manure is relatively less rich in plant nutrients. तो बात आई ये क्योंकि केमिकली जिसको हम सिंथेसाइज कर रहे हैं तो हमें पता है कि उसमें किस अमाउंट में, जितना चाहे उतना अमाउंट में हम उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो मैन्योर होगा क्योंकि वो नेचुरली बना है तो हम उसके कंपोजिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, वो जो नेचुरली बना हुआ है सो बना हुआ है। ठीक है, इसलिए दैट इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। एडवांटेज ऑफ मैन्योर क्या है भाई? इट एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। मैन्योर क्या करता है? सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है क्योंकि ह्यूमस ऐड करता है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स इजी। मैन्योर के ऐड होने से सॉइल पोरस हो जाती है। अगर आप थोड़ा बहुत प्लांटेशन की हॉबी सबको होनी चाहिए। आपने घर में ही अगर आपके 2-4 गमलों में आपने मिट्टी लगाई है तो आपने देखा होगा कि मिट्टी में जब हम मैन्योर्स को ऐड कर देते हैं तो मिट्टी पोरस हो जाती है, वो जमती नहीं है। ठीक है, वो उसमें वेल एरेटेड होती है, अच्छी तरह से वो एरेटेड मिट्टी होती है, उसमें हवा घुस सकती है क्योंकि आपने मैन्योर्स ऐड किया है, तो वो क्लम्प नहीं बन रहा है सॉइल का। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। अब क्योंकि जो ह्यूमस ही है मैन्योर्स, तो उसमें माइक्रोब्स के नंबर अपने आप ऐड होते रहते हैं, मल्टीप्लाई होते रहते हैं। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल। और सॉइल ऑब्वियसली जब सॉइल को पोरस बना रहा है, वेल एरेटेड बना रहा है, तो सॉइल का जो टेक्सचर है वो इम्प्रूव होना ही है। ठीक है, अब अगले स्टेप पे आते हैं। आफ्टर एडिशन ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स हमारा अगला स्टेप क्या था? इरिगेशन। ठीक है, पानी भी उतना ही जरूरी है क्रॉप्स के लिए। तो ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव। ओके, तो इरिगेशन इज इम्पॉर्टेंट। वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द लिविंग बींग्स, एनिमल्स हो प्लांट्स हो। Along with water, minerals and fertilizers are also absorbed. Plants contain nearly 90% water. Water is essential because germination of seeds does not take place under dry conditions. क्या आई बात समझ में कि वाटर क्यों एसेंशियल है? क्योंकि जो सीड जर्मिनेट करेगा वो पानी के वो ड्राई कंडीशन में कर ही नहीं पाएगा। सीड के जर्मिनेशन के लिए पानी बहुत जरूरी है। ओके, nutrients dissolved in water are transported to each part of the plant. Water also protects the crop from frost and hot air currents. To maintain the moisture of the soil for healthy crop growth, fields have to be watered regularly. अब जो soil है उसमें moisture बना रहे के लिए regular irrigation, regular watering जरूरी होती है। The supply of water to crops at regular intervals is called irrigation. अब irrigation भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कैनाल इरिगेशन, टैंक इरिगेशन एडवांस सेक्शन में जब हम आगे क्लासेस में जाएंगे तो टाइप्स ऑफ इरिगेशन भी पढ़ेंगे। किस रीजन में किस तरह का इरिगेशन होता है, कहाँ टैंक इरिगेशन होगा, कहाँ ट्यूबवेल इरिगेशन होगा, कहाँ पे कैनाल इरिगेशन होगा, ये सब हम कब पढ़ेंगे? नेक्स्ट सेक्शन। ठीक है, the time and frequency of irrigation varies from crop to crop, soil to soil and season to season. That's why I told you कि हम आगे पढ़ेंगे कि इरिगेशन को के भी डिफरेंट टाइप्स हो। सॉइल टू सॉइल, कहाँ की मिट्टी ज़्यादा ड्राई है, कहाँ ऑलरेडी वेट है सॉइल, तो वहाँ पे पानी कम देंगे। जहाँ पानी की ज़रूरत ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा पानी देंगे। समर में पानी की फ्रीक्वेंसी, इरिगेशन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं। विंटर्स में कम ज़रूरत होती है। अगर रेनी सीजन का क्रॉप है तो वहाँ पानी देने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है। ठीक है, तो why is it so? Could it be due to the increased rate of evaporation of water from the soil and the leaves? Yeah, one of the reason is कि जो evaporation, सॉइल से भी तो इवापोरेशन होगा ना। जो सॉइल का मॉइस्चर है उस पर धूप पड़ेगी, सनलाइट आएगी, उस हीट से उसका जो मॉइस्चर है वो इवापोरेट हो जाएगा। तो पानी जो सॉइल की जो नेचुरल
का जो नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट था वो बिकॉज ऑफ द हीट फ्रॉम द सनलाइट इवेपोरेट हो रहा है, तो हमें ऊपर से पानी ऐड करने की जरूरत पड़ती है। सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या होगा? वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स। क्या क्या हो सकता है सोर्स? कहाँ कहाँ से? कोई भी वाटर बॉडी जहाँ से भी हम पानी इरिगेशन में यूज करते हैं वो हमारा सोर्स ऑफ इरिगेशन है। वो पॉन्ड हो सकता है, वो टैंक हो सकता है, रिवर हो सकता है, कैनाल हो सकता है, कहीं से भी ट्यूबवेल। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन क्या था। कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दिस मेथड्स। चीपर मेथड था लेकिन लेस एफिशिएंट था। कि क्या करते थे? पुली सिस्टम और चेन चेन पंप हुआ करता था, कि आपने देखा होगा पानी खींच के फिर पुली से पानी खींचते थे फिर खेतों में डालते थे, तो ये लेस एफिशिएंट था। पैसे कम लगते थे लेकिन लेस एफिशिएंट। ठीक है, चेन पंप इस तरह का स्ट्रक्चर आपने कहीं देखा होगा, हमने देखा है इस तरह, कहीं कहीं ऐसे भी पानी डालते थे। फिर ये राहत, हेकली राहत, लीवर सिस्टम, इस तरह के कुछ इरिगेशन मेथड थे। ट्रेडिशनल मेथड्स, पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर, डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी इज यूज्ड टू रन दीज पंप्स। अब इन तरह के पंप्स को डीजल से चलाते थे, सोलर पंप से चलाते थे। ठीक है, लीवर सिस्टम लगा दिया, और इफ द काव इज मूविंग तो साथ में वो रोटेट होते रहता था, जिससे पानी खिंचाते रहता था किसी भी वाटर बॉडी के थ्रू। तो ये ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन है। एडवांस मेथड ऑफ इरिगेशन भी देख लेते हैं। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन क्या है? स्प्रिंकलर, ड्रिप सिस्टम। अब स्प्रिंकलर कैसा होता है, इमेज से क्लियर हो जाएगा। आप ये देखिए, एक वाटर बॉडी है, वेल आपको दिख रहा है। इस वेल में क्या किया? मोटर को कनेक्ट किया, एक पाइप लिया और एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे और छोटे छोटे पाइप्स लगा दिए कनेक्ट करके। तो जहां पे पानी की जरूरत है वहीं पे वो पाइप है, वो नोजल वहीं पे लगा हुआ है और वहीं पे पानी प्रोवाइड होगा। ओके, तो दिस इज स्प्रिंकलर सिस्टम, बहुत ही यूजफुल सिस्टम है। अनइवन लैंड पे भी चलता है where sufficient water is not available. The perpendicular pipes having rotating nozzles on top are joined to main pipeline at regular intervals. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzle. It gets sprinkled on the crop as it is raining. Sprinkler is very useful for lawns, coffee plantation and several other crops. स्प्रिंकलर कॉफी वगैरह के प्लांटेशन में बहुत काम आता है, कि जहां जहां क्रॉप्स है, नोजल और परपेंडिकुलर पाइप्स का सारा खेल है, वहीं पे पानी स्प्रिंकल होना शुरू हो जाता है। नाम से इस पे आपने देखा भी होगा, बहुत सारे लॉन्स में लगा भी होता है, कि वेडिंग लॉन्स वगैरह में। एंड ड्रिप सिस्टम किसे बोलते हैं? आप देखिए, सोर्स वही है, एक पाइप है। इन दिस सिस्टम वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। स्प्रिंकलर में तो पानी स्प्रिंकल हो रहा है, ड्रिप सिस्टम में एग्जैक्टली रूट्स पे ही उसके आउटलेट को छोड़ते हैं कि सीधे रूट्स में पानी जाए, ड्रिप इरिगेशन में। बेस्ट टेक्निक है वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल, इट इज अ बून इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पूर। अब क्योंकि हमें रूट्स को ही पानी देना है और हमने पाइप के कनेक्शन के मदद से क्या किया है, रूट्स में ही पानी दिया है, तो एक तो वेस्टेज ऑफ वाटर कम हो गया अपना। तो जिन जगहों में ऑलरेडी पानी की कमी है वहां के लिए इट इज अ ब्लेसिंग, इट इज अ बून। तो हमने ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन देखा, हमने मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन को देख लिया। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स देख लेते हैं, कि the undesirable plants are called weeds. The removal of weeds is called weeding. Weeding is necessary since weeds compete with the crop plants for water, nutrients, space and light. Thus they affect the growth of the crop. Some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animals and human beings. अब क्या बात ये कर रहे हैं? बात ये कर रहे हैं कि जैसे हमने शुरू में ही डिस्कस कर लिया कि मान लो 4 लोगों का खाना बना है, ठीक है, किचन में 4 लोगों का खाना बना है और बिना बताए 2-4 गेस्ट आ गए। तो अब उसी खाने में, और आपके पास लिमिटेड सोर्स ऑफ फूड था किचन में, तो उसी में उन 4 लोगों को और खिलाने लगेंगे। तो अब एक प्लेट में अगर 10 रोटी है और 10 में 4 लोगों को खानी थी और 2 गेस्ट एक्स्ट्रा आ गए, तो अब 6 लोगों को उन्हीं 10 रोटियों में शेयर करना होगा। सेम गोज विद द प्लांट्स, सेम वे गोज विद द क्रॉप्स इन द फील्ड। या फील्ड में हमने तो लगाए थे सीड्स, अब उस सीड्स के साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स हो गए, तब वो कहाँ compete करेंगे? उसी फील्ड में
क्रॉप सॉइल न्यूट्रिएंट्स के लिए, सनलाइट के लिए, एयर के लिए वही compete करेंगे। तो जो न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए था प्लांट्स को, क्रॉप्स को, वो किसको मिल रहा है? वीड्स को। ठीक है, कम हो जाएगा न्यूट्रिएंट्स उनका। तो वीड्स क्या है? अनवांटेड, अनडिजायरेबल प्लांट्स। कई बार जो कुछ वीड्स होते हैं वो पॉइजनस भी हो सकते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, इसलिए क्रॉप्स को वीड्स से प्रोटेक्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वीड्स को खुरपी से हटाते हैं। आपने खुरपी देखा होगा, पीछे वुड का डंडा होता है, आगे पे लोहा लगा होता है, फ्लैट आयरन होता है। फिजिकल रिमूवल कहते हैं इसको। वीड्स आर आल्सो कंट्रोल बाय वीडीसाइड्स लाइक 2,4-D। अब 2,4-D नाम का एक वीडीसाइड है, जैसे इंसेक्टिसाइड होता है इंसेक्ट को मारने के लिए, वैसे ही वीड्स को हटाने के लिए क्या होता है? वीडीसाइड्स। कुछ एग्जाम्पल दिया आपको 2,4-D का। और अगर फिजिकली मैनुअली हमको वीड्स को निकालना है तो खुरपी की मदद से निकाल देते हैं। ठीक है, अब जो हमारा स्टेप है सेकेंड लास्ट इज हार्वेस्टिंग। ठीक, हार्वेस्टिंग क्या है? Harvesting of a crop is an important task. The cutting of crop after it is mature is called harvesting. In harvesting, crops are pulled out or cut close to the ground. It usually takes 3 months to 4 months for a cereal crop to mature. अभी आपको क्या कह रहा है? हार्वेस्टिंग क्या है? जब क्रॉप्स बन गए हैं वो, कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट गेट्स मेच्योर, जब कोई भी सीड हमने लगाया वो ग्रो करके अब मेच्योर हो चुका है, तो अब फसल काटने की बारी आई। यूजुअली 3 से 4 महीने या 5 महीने लगते हैं किसी भी सीड को क्रॉप बन के मेच्योर होने में। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं? हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग हमारे कंट्री में या तो मैनुअली करते हैं या कुछ हार्वेस्टर्स भी होते हैं। तो मैनुअली आपने करते देखा होगा सिकल की मदद से, कहीं भी अगर आपने फसल काटते देखा है तो। और मशीन, हार्वेस्टर नाम का एक मशीन होता है, तो मशीन से भी हार्वेस्टिंग करते हैं, मैनुअली भी हार्वेस्टिंग करते हैं। थ्रेशर्स होते हैं, थ्रेशर्स। ठीक है, दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन विच इनफैक्ट हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेशर। तो कंबाइन नाम का एक मशीन होता है जिसमें हार्वेस्टर भी होता है और थ्रेशर भी होता है। गाँव में भी आजकल ये मिलने लगे हैं, और आप इधर पंजाब की तरफ जाएंगे तो हर घर के ही आगे लगा रहता है थ्रेशर। तो इस तरह का ये मशीन होता है कंबाइन। फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड chaff बाय विनोइंग। विनोइंग हमने सेपरेशन मेथड में 6th में पढ़ा था, विनोइंग, ऐसे गिराने को। जो हस्क होता है, जो लाइटर पार्टिकल होता है, वो गिर जाता है और क्रॉप्स आपके बर्तन में रह जाता है। स्टोरेज, जो हमारा लास्ट पार्ट है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का, स्टोरेज। कि अब हार्वेस्ट तो हमने कर लिया, अब स्टोर कैसे करेंगे? तो स्टोरेज ऑफ the produce is an important task. It is harvested grains for a longer time. They should be safe from moisture, insects, rats and microorganisms. अब इतना सारा हमारे पास अनाज है, उसको रखे कहाँ? आपने देखे होंगे गाँव में पहले मिट्टी के गोदाम बना देते थे, मिट्टी के बड़े बड़े ऐसे गोदाम, उसमें डाल देते थे, लेकिन फिर भी वो कम यील्ड के लिए काम चलता था। जहाँ हम कॉमर्शियल स्केल पे प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वहाँ कैसे स्टोर करेंगे? So if freshly harvested grains are stored without drying, they may get spoiled or attacked by organisms. Hence, before storing them, the grains are properly dried. This prevents the attack of insects, pests, bacteria and fungi. किसी भी क्रॉप को स्टोर करने से पहले बढ़िया से उसको सुखा देते हैं, कि मॉइस्चर को हटा देते हैं ताकि उस पर बैक्टीरिया वगैरह अटैक ना कर पाए। जब कोल्ड स्टोरेज में या कहीं भी हम ग्रेनरीज में जब क्रॉप्स को स्टोर करते हैं, उससे पहले उसको खूब सुखाते हैं, सुखाने के बाद उसको कहीं स्टोर करते हैं। ओके, farmers store grains in jute bags or metallic beans. However, large scale storage of grains is done in silos and granaries to protect them from pests and rats and insects. अगर बहुत ज़्यादा उपज नहीं हुई है, प्रोडक्शन नहीं हुई है, तो हम जूट बैग्स में बंद कर करके, गनी बैग्स जो होते हैं उसमें बंद करके रख लेंगे। अगर बहुत ज़्यादा है तो उसको कहाँ फेंकते हैं? फिर ग्रेनरीज में, बड़े बड़े ग्रेनरीज बनाए जाते हैं, कुछ गवर्नमेंटल कुछ प्राइवेट, वहाँ जाके रखे जाते हैं। ठीक है, अब ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स इन एट होम। अब छोटे छोटे माइक्रोब्स से बचाना है तो क्या करते हैं? नीम के पत्तों को सुखा के उसमें मिला देते हैं ताकि अटैक ना हो किसका? जर्म्स का। After completing, this is a table to complete. Animals reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter and care. When this is done at large scale, it is called animal husbandry. अब हमें agriculture and allied, आपने देखा होगा कि
आगे हम पढ़ेंगे मिक्स्ड फार्मिंग के बारे में। मिक्स्ड फार्मिंग कि हम क्रॉप प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, साथ में जानवर भी पाल रहे हैं, पशु भी पाल रहे हैं, तो उस जब एग्रीकल्चर टुगेदर विद एनिमल हस्बेंड्री इज मिक्स्ड फार्मिंग, जहाँ क्रॉप्स भी उगा रहे हैं और हम पशुपालन भी कर रहे हैं, दैट इज मिक्स्ड फार्मिंग। और पशुपालन को क्या कहते हैं? एनिमल हस्बेंड्री, जब उसको लार्ज स्केल पे किया जाए, ठीक है। तो दीज वर द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस वी हैव डन। तो एक बार हम देखते हैं कि हाउ वी स्टार्टेड क्रॉप से, है ना। एक बार तो लिखना जरूरी है। हमने देखा पहले क्रॉप, ओके। आफ्टर दैट वी सॉ क्रॉप्स के दो टाइप। कौन कौन से टाइप? हमने देखा खरीफ। खरीफ के बारे में हमने पढ़ा कि रेनी सीजन में इसको सो करते हैं। रेनी सीजन क्या था हमारा? जून टू सितंबर तक, ठीक है। रबी क्रॉप को हमने देखा, इसमें पल्सेस हमने एग्जांपल में पढ़ा, क्या? राइस एंड पल्सेस। रबी के बारे में हमने पढ़ा, ये विंटर सीजन का क्रॉप है, इसको विंटर सीजन में लगाया जाता है, ओके। एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था वीट, ग्राम, ठीक है। खरीफ का एक बहुत एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट कौन सा था? कॉटन। ये हमने पढ़ लिया था टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, ठीक। आफ्टर दैट वी डिड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। या भाई क्रॉप के बारे में तो हम पढ़ रहे हैं कि कितने तरह के क्रॉप हैं, अभी एग्रीकल्चर कुछ तो तरीका होगा ना क्रॉप प्रोडक्शन का। ऐसा तो है नहीं कि गए और यू बीज फेंका किसी लैंड फील्ड में और वहां पे बहुत सारे पौधे हो गए, है ना। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का भी एक तरीका होगा, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में क्या क्या पढ़ा? फर्स्ट वी सॉ द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तो या फिर सॉइल प्रिपरेशन, सॉइल प्रिपरेशन। सेकेंड वी सॉ, दूसरा पॉइंट क्या था हमारा? सीड सिलेक्शन। आपने देखा था हमने फार्मर्स क्या प्रेफर करते हैं? हाई यील्ड वेराइटीज। देन वी सॉ द एडिंग ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। हमने मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स का डिफरेंस भी देखा, ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स का हमने इफेक्ट भी देखा। आफ्टर दैट वी सॉ इरिगेशन। इरिगेशन देखा हमने, ठीक है। टाइप्स ऑफ इरिगेशन देखा, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न बोथ। ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, ठीक है। ट्रेडिशनल में हमने देखा जो राहत बनाया गया था, वेल सिस्टम बनाया गया था, पानी कुएं से खींच के डालते थे। मॉडर्न में हमने क्या देखा? ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर्स देखा। जब ये सब हो गया, क्रॉप मेच्योर हो जाता है, फिर हमारा कौन सा स्टेप आया? हार्वेस्टिंग का स्टेप। मैनुअल हार्वेस्टिंग भी देखा हमने और मशीन हार्वेस्टिंग भी देख लिया, ठीक है। थ्रेशर को पढ़ा हमने, थ्रेशर और हार्वेस्टर मिलके कंबाइन नाम का एक मशीन बनता है, वो भी देख लिया। एंड देन वी सॉ स्टोरेज, कि अब जब प्रोडक्शन हो गया है तो स्टोरेज, जब फसल कट के आ गई है, हमने उसको विनो कर लिया है बढ़िया से, कुछ तो हैंड मैनुअली होगा, कुछ मशीन से होगा, फिर स्टोर कैसे करेंगे उसको? बढ़िया से सन ड्राई करके। बहुत ज्यादा प्रोडक्शन है तो ग्रेनरीज की तरफ जाएंगे, कम प्रोडक्शन है तो गनी बैग्स में उसको बांध के रखते हैं, नीम के पत्तों को सुखा देते हैं, उसके साथ मिला देते हैं ताकि पेस्ट का अटैक ना हो, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था जिसको हमने समराइज कर लिया।
एक बार इनके कीवर्ड्स को भी देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पढ़ा, एनिमल हस्बेंड्री पढ़ा, क्रॉप के बारे में देखा, फर्टिलाइजर, ग्रैनरीज, हार्वेस्टिंग, इरिगेशन देखा, खरीफ देखा, मैन्योर देखा, प्लॉ देखा। हमने एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स को भी देखा था। देयर वाज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस कि प्लॉ कैसा होता है, हो कैसा होता है, ये सब ठीक है, ये सब हमने देखा भी हुआ है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखा हुआ है। रबी देखा हमने, सीड्स देखा, सिलो देखा, सोइंग देखा, स्टोरेज, थ्रेशिंग, वीड्स, वीडीसाइड और विनोइंग। हमने देखा अनवांटेड प्लांट्स थे जिसको हमने वीड्स कहा था, वीड्स को मैनुअली भी हटा सकते थे खुरपी की मदद से। और वीडीसाइड हमने 2,4-D का नाम पढ़ा है, वीडीसाइड छिड़क के वीड्स से हम अपने प्लांट्स को बचाते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था। अब हम एक वाटर ब्रेक लेंगे थोड़ा सा, 1 मिनट का, और फिर हम अपने सेकंड चैप्टर में चलेंगे, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में क्या सीखेंगे हम, ठीक है, टाइप्स ऑफ माइक्रो, नाम ही माइक्रो है, माइक्रो है तो उसको माइक्रोस्कोप से ही देखेंगे, नेकेड आइज से तो वो दिखेगा नहीं, तो उन माइक्रोस्कोप्स को हम पढ़ते हैं डिटेल में। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं। ओके, लेट्स रिज्यूम द क्लास। कि व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उन्हीं को माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही क्या बोलते हैं, माइक्रोब्स। दो फीचर्स जान लेंगे कि माइक्रो नाम के आगे लगा हुआ है तो माइक्रोस्कोप से देखेंगे, नेकेड आई से तो वो दिखेगा नहीं, बहुत छोटे होते हैं। टाइप्स कौन कौन से होते हैं, जितना हम पढ़ते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, ये सब फंजाई, ये सब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आइए तो हम इसके बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। कुछ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे, कुछ हार्मफुल के बारे में पढ़ेंगे, कुछ बीमारियां पढ़ लेंगे कि इनके वजह से क्या बीमारियां होती हैं, हमारे लाइफ में यूजफुल हैं तो वो यूजफुल कैसे हैं वो देख लेंगे। कम लेट्स सी, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट निकल के आ ही जाएगा, इससे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, ये ध्यान रखेंगे। आइए तो लेट्स बिगिन विद द simplest definition. You have seen several kinds of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. और जिनको हम normally नहीं देख सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स, ठीक है। For example, you might have observed that during the rainy season, moist bread gets spoiled. हम रोज अपने घर में माइक्रोब्स के कारनामे देखते हैं। अब तो गर्मियां आ गई हैं तो समर्स में रोज ही दिखेगा, कभी सब्जियों पे फंगस लगा हुआ दिखेगा, अगर आपने दूध बाहर छोड़ दिया तो वो दूध फट के बन जाएगा दही, सब्जियों से स्मेल आने लगेगी। ये सब काम किसका है, सब माइक्रोब्स का काम है। आइए पढ़ते हैं माइक्रोब्स के बारे में। फीचर्स हमने पहले ही पढ़ लिए कि इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप लगेगा, हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते। कुछ ग्रुप्स में इनको क्लासिफाई कर दिया गया है, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी, ठीक है। वायरसेस आर माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म व्हिच मे बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। तो हमने क्या पढ़ा कि ग्रुप्स में इनको क्लासिफाई किया गया है, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ। अब एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले वायरसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, ये क्या है कि माइक्रोस्कोपिक है लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है। देखो वायरस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब भी आप जनरल साइंस का सेक्शन देखेंगे किसी भी एग्जाम का तो उसमें वायरस से एक क्वेश्चन पूछ देते हैं। वायरस हर एग्जामिनर को पता नहीं क्यों बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, और है भी इंपॉर्टेंट, है ना, ला इलाज है। बैक्टीरिया का इलाज है, वायरस का तो कोई इलाज है नहीं। Viruses are microscopic but are different from microorganisms. However, they reproduce only inside the cells of the host organism, which may be a bacteria, plant or animal. बहुत अच्छी बात है कि वायरस क्या है कि माइक्रोब से तो अलग है, लेकिन रिप्रोड्यूस कहाँ कर सकता है, किसी होस्ट बॉडी के अंदर। होस्ट प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, और एक बैक्टीरिया के अंदर भी एक वायरस हो सकता है, ठीक है। Common ailments like cold, influenza, and most coughs are caused by viruses. Serious diseases like polio and chicken poxes are also caused by viruses.
अब ये जितने भी कोल्ड हैं, घर में एक को होता है दूसरे को भी हो जाता है, कोल्ड कितना परेशान करता है, इन्फ्लुएंजा हो गया, पोलियो हो गया, ये सब कौन कॉज कर रहा है? वायरस। आपका कोरोना वायरस अभी रिसेंट ही गया है ना, तहलका मचा के। Diseases like dysentery and malaria are caused by protozoa, which whereas typhoid and tuberculosis are bacterial diseases. अब देखिए डिजीजेस की भी क्लासिफिकेशन होगी, कौन सा माइक्रोब उसको कॉज कर रहा है। तो हमने देखा कि पोलियो का वायरस है, कफ्स वायरस की वजह से हो रहा है, लेकिन जो डिसेंट्री है और मलेरिया है ये क्या है? प्रोटोजुअल, प्रोटोजुआ से होता है, प्रोटोजुआ से होता है। ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा गया है। मैं आपको दिखाऊंगी क्वेश्चन पेपर में कि मलेरिया, विच टाइप ऑफ डिजीज इज मलेरिया? बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजुअल और फंगल। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिसेंट्री और मलेरिया क्या है? प्रोटोजुअल डिजीज, प्रोटोजुआ कॉज करता है। टाइफॉइड और ट्यूबरक्लोसिस क्या है? बैक्टीरियल डिजीज। टाइफॉइड को कौन कॉज करेगा? साल्मोनेला टाइफी, बैक्टीरिया है। और ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलाई, ये क्या है? बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरिया कॉज करते हैं। तो हमें कुछ डिजीजेस जो बहुत कॉमनली सुने जाते हैं सोसाइटी में, उन डिजीजेस के कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म का पता होना चाहिए कि वो किस ग्रुप में है, किस ग्रुप में उनको क्लासिफाई किया है कि भाई किस तरह की ये डिजीजेस है। अब हमने 6th-7th स्टैंडर्ड की जो एनसीईआरटी की साइंस करी थी, वहां भी हमने पढ़ा था माइक्रोब्स को, वहां भी हमने डिजीजेस पढ़े थे। तो अगर आपने सेशन नहीं देखा है तो जाके देखिए सेशन, ठीक है, 2x में देख लीजिए, लेकिन जरूर देखिए। अब ये देखिए कुछ इमेजेस आपके समझने के लिए है। बैक्टीरिया का इमेज आपको दिखाया है, क्लैमिडोमोनास दैट इज एल्गी, पायरोगेरा गायरा। प्रोटोजुआ क्या है? अमीबा, पैरामीशियम, ये सब क्या है? प्रोटोजुआ। ब्रेड मोल्ड, फंजाई के बारे में आपको बताया, ये जो ब्रेड खराब हो जाता है ना, ग्रीन ग्रीन हो जाता है, वो क्या है? फंजाई। पेनिसिलियम, एस्परजिलस, दीज ऑल आर माइक्रोब्स। आगे बढ़ते हैं। वायरसेस, आप देखिए क्या भयंकर वायरस को डिपिक्शन दिया है। आगे हम पढ़ेंगे विरोइड्स के बारे में, एडवांस सेक्शन में जब हम जाएंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे, वायरसेस को और डिटेल में। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव? कहाँ रहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, some algae and protozoa, or multicellular such as many algae and fungi. They live in all types of environment ranging from ice cold climate to hot springs and deserts to marshy lands. They are also found kaha? Inside the bodies of animals including humans. Some microorganisms grow on other organisms while other exist freely. तो ये हमसे क्या कह रहा है कि कुछ जो माइक्रोब्स हैं वो तो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं और कुछ दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। तो मैंने आपको पहले ही कहा चैप्टर के स्टार्ट करने से पहले ही कि जो ये माइक्रोब्स हैं कुछ तो बेनिफिशियल हैं और कुछ हैं बहुत हार्मफुल। हम उन दोनों को पढ़ेंगे जो बेनिफिशियल भी हैं और जो हार्मफुल भी हैं। These play an important role in our lives. Some of them are beneficial, whereas some other are harmful and cause diseases. Let's study about them. फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या है? हम जानते हैं दूध से दही बन जाता है, लैक्टोबैसिलस। सॉइल फर्टिलिटी में कुछ माइक्रोब्स काम आता है। कुछ हमारा गट बैक्टीरिया होता है जो गुड बैक्टीरिया होता है, जो डाइजेशन में हमारी मदद करता है। तो प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड एंड केक, यस। और ये जो हमारा बेकिंग इंडस्ट्री है वो तो ईस्ट से ही चलता है, बिना ईस्ट के बेकिंग इंडस्ट्री नहीं चल पाता। ठीक है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत हेल्पफुल है। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट्स, vegetable peels, remain of animals feces are broken down into harmless and useful substances by bacteria. जो जितनी सब्जियां वगैरह हम फेंक देते हैं, जो कंपोस्ट बनता है और भी फीसीज वगैरह है, ये सबको ब्रेक डाउन कौन करता है? माइक्रोब्स ही करते हैं। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड इन द मेडिसिन। तो बैक्टीरिया काम किस किस चीज में आ रहे हैं? दूध को दही बनाने में काम आ रहे हैं, गट बैक्टीरिया है वहां काम आ रहा है, डाइजेशन में काम आ रहा है, सॉइल फर्टिलिटी में काम आ रहा है, मेडिसिन बनाने में काम आ रहा है। तो ये सब माइक्रोब्स के यूजफुल वेज है। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। अब राइजोबियम के बारे में हमने पढ़ा है, वो भी तो एक बैक्टीरिया है। क्या कर रहा है? हमारे जो प्लांट्स हैं वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन तो एब्जॉर्ब कर नहीं सकते हैं, तो अब बेचारे को वो नाइट्रोजन का फॉर्मेट बदल के
उसको नाइट्रेट से अमोनिया में कन्वर्ट करके कौन देता है? बैक्टीरिया देता है। तो कितना बड़ा काम कर रहा है। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, हम जानते हैं कौन बना देता है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, इट मल्टीप्लाइज in the milk and converts into curd. Bacteria are also involved in the making of cheese, pickles and many other foods. ठीक है, तो ये था किसका काम? लैक्टोबैसिलस का काम। ये सब काम जो हमें आता है उसमें बहुत टाइम नहीं देना। अब ईस्ट को भी देख लेते हैं। ईस्ट क्या करता है? रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ये जो ईस्ट है इसका काम क्या है? रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड डालना। उससे क्या करता है? आपने जो देखा हुआ खमीर उठना, ठीक है, फर्मेंटेशन। तो ये काम करता है कौन? ईस्ट। जो जो रेस्पायर करके वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा वही बबल्स बन जाता है। वो जो आप फर्मेंटेशन देखते हैं, जो इडली के बैटर का 2 दिन पहले ही आपके घर में बन जाता होगा बैटर, अब उसको फर्मेंट करने दो तब जाके इडली फ्लफी बनेगी। तो कैसे बनेगा? बिकॉज ऑफ दिस द रेस्पिरेशन ऑफ ईस्ट। बेकिंग इंडस्ट्री में ईस्ट का बहुत यूज है। कॉमर्शियल यूज अगर देखें माइक्रोब्स का, तो प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक acid. Yeast is used for commercial production of alcohol and wine. For this purpose, yeast is grown on natural sugars present in grains like barley, wheat, rice, crushed fruit juices. अब ईस्ट का कमर्शियल इंडस्ट्री में बहुत यूज, इसलिए इसको ग्रो किया जाता है फॉर आवर ओन यूज। बार्ले पे, व्हीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूसेस पे इनको ग्रो करते हैं। और दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। अब इस ईस्ट का काम क्या है? शुगर को कन्वर्ट कर देना अल्कोहल में। और दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। इंपॉर्टेंट। ईस्ट का कितना बड़ा काम है? फर्मेंटेशन का प्रोसेस कौन करता है? अब मेडिसिनल यूज क्या है? एंटीबायोटिक्स का बनाना। जितने एंटीबायोटिक्स बनते हैं वो बैक्टीरिया से बनते हैं, और एंटीबायोटिक्स के बिना काम चलता नहीं है। तो whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, और ये एंटीबायोटिक टैबलेट्स कौन बनाएंगे? बैक्टीरिया। Okay. The source of these medicines is microorganisms. These medicines These disease causing microorganisms, such medicines are called antibiotics. क्या कह रहा है? मेडिसिन क्या करता है? या तो मार देते हैं माइक्रोब्स को, या दे स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब्स, और इसी को क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स। These days, a number of antibiotics are being produced by bacteria and fungi. Streptomycin, tetracycline, and erythromycin are some of the एग्जाम्पल्स। अभी किससे एंटीबायोटिक्स बना रहे हैं? बैक्टीरिया और फंजाई दोनों से। अब मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको ये यहाँ पे पीछे पेज पे अगर हम जाएं तो मैंने आपको बताया कि मलेरिया के बारे में वो पूछ लेते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम साइंस को समराइज करेंगे, जब साइंस को हम कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेशन के साथ पढ़ेंगे, कंप्लीट साइंस, जनरल साइंस, तो वहां भी क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज करेंगे। वहां पे हम देखेंगे कौन सा डिजीज प्रोटोजुअल है, कौन सा वायरल है, कौन सा बैक्टीरियल है, किस बैक्टीरिया से क्या होता है, नाम पढ़ेंगे बैक्टीरिया का। अभी क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आई कि जो एंटीबायोटिक्स है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरिया से बनते हैं, या वायरस से बनते हैं, या फंजाई से बनते हैं, या बैक्टीरिया और फंजाई दोनों से बनते हैं? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और कितने बच्चों ने गलत किया है। ठीक है, तो ये जितने स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सब आप सुनते हैं, ये बैक्टीरिया और फंजाई दोनों से बनाए जाते हैं। नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर फॉर्म्ड और प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई। ठीक है, आओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको मार्क कर लेंगे कि एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंजाई एंड बैक्टीरिया। Antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of diseases. कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं कि ईस्ट का काम आप देख रहे हैं कि ईस्ट कैसे फर्मेंटेशन में मदद करता है। तो ईस्ट रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, जिस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बबल्स आते हैं, और वही आपको फर्मेंटेड दिखता है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड with the feeds of livestock and poultry to check the microbial infections in animals.
एंटीबायोटिक्स का काम क्या है कि लाइव स्टॉक और पोल्ट्री में भी डालते हैं चेक करने के लिए, यही सब ऑप्शन बना देगा एग्जाम में, फिर बोलोगे कहाँ से अतरंगी को ऑप्शंस आ गए। यही सब लाइन उठा उठा के डालते हैं। मैं आपको पीवाईक्यूज जब करवाऊंगी तो आपको बताऊंगी कि एनसीईआरटी में ये लाइन हमने पढ़ी थी और ये लाइन उठा के उनने ऑप्शन में रख दिया। ठीक है, अब आओ व्हेन अ डिजीज, वैक्सीन के बारे में पढ़ते हैं। हमने एंटीबायोटिक्स पढ़ लिया कि दे आर यूज्ड टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीजेस, बहुत सारे प्लांट डिजीज जैसे रस्ट डिजीज होता है, साइट्रस एंकर, इन सब ये सब बैक्टीरियल डिजीजेस होते हैं। पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये सब प्लांट के भी डिजीजेस हैं जिसको क्योर करने के लिए एंटीबायोटिक्स को डाला जाता है। ठीक है, अब वैक्सीन के बारे में पढ़ते हैं कि व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब एंटर्स आवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। अब कोई भी एंटीजन, कोई भी एलियन चीज अगर हमारे शरीर में घुस गई है तो हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, हमारा जो नेचुरल इम्यून सिस्टम है, वो क्या करेगा, उससे फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज रिलीज करेगा। ठीक है, अब देखो आगे, द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इट एंटर्स अगेन। इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ हेल्दी बॉडी, बहुत ध्यान से सुनना कि if dead or weakened microbes are introduced into a healthy body, the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies. The antibodies remain in the body and we are protected from the disease causing microbes, and this is how vaccine works. Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox, hepatitis can be prevented by vaccination. बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपको इसने वैक्सीनेशन समझा दिया कि क्या है वैक्सीन। कि हमारे बॉडीज को, हमारा इम्यून सिस्टम का जो मेमोरी है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो एक बार उसने किसी भी चीज के लिए अगर एंटीबॉडीज बना लिया और वो चीज दोबारा आपके बॉडी में आ गया, तो वो एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज को रिलीज करके उस एंटीजन को मार देगा, उस बैक्टीरिया को मार देगा, ठीक है, उस माइक्रोब को। तो हम क्या करते हैं, वीकेंड फॉर्म ऑफ दैट माइक्रोब या डेड फॉर्म ऑफ दैट माइक्रोब को बॉडी में रिलीज करते हैं। उससे फाइट करने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, एंटीबॉडी रिलीज करता है, पहले प्रिपेयर करता है फिर उसको रिलीज करता है उससे फाइट करने के लिए। अब एक बार जब हमारे बॉडी में उस पर्टिकुलर माइक्रोब के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रिपेयर हो गए हैं, जब भी कभी उसका अटैक होगा उस माइक्रोब का हमारी बॉडी के ऊपर, कहीं से भी अगर हम उस कांटेक्ट में आएंगे, हमारा इम्यून सिस्टम इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, हमारा जो डिफेंस लाइन ऑफ मैकेनिज्म है वो प्रिपेयर्ड है उससे लड़ने के लिए, उससे फाइट करने के लिए। एंड दिस इज हाउ एग्जैक्टली अ वैक्सीन वर्क्स। ठीक है, जैसे मॉक ड्रिल होता है ना, तो मॉक ड्रिल में नकली गोलियों से लड़ते हैं, तो इससे क्या होता है, अपना शूटिंग शार्प होता है, अपने एम को हम शार्प करते हैं। सिमिलरली हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको डेड या वीकेंड फॉर्म ऑफ माइक्रोब को डाल के इम्यून सिस्टम से पहले ही एंटीबॉडी रिलीज करवाने की प्रैक्टिस करवा लेते हैं कि जब हमें रियल में फेस करना पड़े तो हमारी बॉडी प्रिपेयर्ड रहे, हमारा इम्यून सिस्टम प्रिपेयर्ड रहे एंटीबॉडीज रिलीज करने के लिए। ठीक है, तो हमने वैक्सीन देख लिया। अब कुछ यूजफुल बैक्टीरिया क्या करते हैं, सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। नाइट्रोजन फिक्सर्स के बारे में हमने पढ़ा है कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स देखा हमने कैसे, राइजोबियम का काम देख लिया है ऑलरेडी, जो देख लिया है उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, अब जितने भी ये वेस्ट डिस्पोजल्स हैं, अगर बैक्टीरिया ना हो तो जो भी डिस्पोज हो रहा है, जो भी डिकम्पोज हो रहा है वो होगा भी नहीं, है ना। दीज आर द क्लीनर्स ऑफ एनवायरनमेंट। ये जो माइक्रोब्स है इनको एनवायरनमेंट क्लीनर के भी नाम से जानते हैं कि डिकम्पोजिशन का काम ही इनका है। बहुत सारी डेड एंड डिकेइंग चीज ऐसी है जिसको डिकम्पोज नहीं करेंगे तो दैट विल पाइल अप, है ना, फिर जगह कहाँ बचेगी। अब कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अभी जो कम्युनिकेबल डिजीज है, जैसे मैं अभी आई एम सफरिंग अ कोल्ड, तो अभी कोल्ड मुझे है, मेरे घर में भी होने के चांसेस है लोगों को, दीज आर कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी होते हैं, और एक कम्युनिकेबल डिजीज को कॉज कौन करते हैं, यही माइक्रोब्स। पहली चीज तो एक और चीज जो रह गई वो देख लेते हैं।
पैथोजेंस को लेके क्वेश्चन पूछा गया है। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजेंस। ये स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स का क्वेश्चन बोल रही हूँ, हल्के में मत लेना। ये स्टेट प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड, और जो ऑप्शंस मैंने दिया है यही ऑप्शंस भी हैं। एक लाइन में समझाया हुआ है कि कुछ ऑर्गेनिज्म है, सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म cause diseases in human beings, plants and animals. Such disease causing microorganisms are called pathogens. और ये पैथोजन क्या करते हैं? फूड स्पॉइल करते हैं, क्लोथ को स्पॉइल कर देते हैं, लेदर को स्पॉइल कर देते हैं। ये पैथोजेंस की जो इतनी सिंपल डेफिनेशन आपने पढ़ी इतने सिंपल वर्ड्स में, ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो कई बार पीसीएस ने, एनडीए ने पूछा है। नहीं विश्वास हो चेक कर लो जाके। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस। अब ह्यूमन में कौन कौन से डिजीज कॉजिंग है? पैथोजेंस हमारे बॉडी में घुसते हैं कैसे? जो तुम पानी पीते हो बिना बॉईल किया हुआ, और जो कहीं भी खाना खा लेते हो, भूख कंट्रोल नहीं होती है, आपने हाइजीन चेक नहीं किया है, और बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट हैं उनमें भी ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा हाइजीन है। एम्बियंस अच्छा है तो किचन भी साफ होगा, ये ज़रूरी नहीं है ना। बेटर यू ईट एट योर होम। तो ये डिजीजेस स्प्रेड कैसे होते हैं? थ्रू एयर, वाटर और फिजिकल कांटेक्ट। Microbial diseases that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact are called communicable diseases. Examples of such diseases include chlorella, common cold, chickenpox and tuberculosis. आई बात समझ में? ये सारे communicable disease हैं। cholera, common cold, chickenpox, ये सब communicate कर सकते हैं। How? Physical contact से, air से, water से। ठीक है, वही बात है, किसी ने तुम्हारे सामने छींक दिया तो हवा में हजारों वायरस आ गए जो तुम्हारे अंदर चले जाएंगे, फिर तुम्हें वो कॉमन कोल्ड कॉज करा देगा। एंड नाउ सी, there are some insects and animals which act as carriers of disease causing microbes. Housefly is one such carrier. The flies sit on the garbage and animal excreta. Pathogens stick to their bodies. When these flies sit on uncovered food, they may transfer the pathogens. Whoever eats the contaminated food is likely to get sick. Another example is female Anopheles mosquito, which carries the parasite of malaria, plasmodium. अभी हमने देखा मलेरिया क्या था? प्रोटोजोअल डिजीज था। प्लाज्मोडियम क्या है? प्रोटोजोआ। इसका कैरियर कौन है? ये डायरेक्ट नहीं आता है हमारे पास। कौन लेके आता है? एक मच्छर, फीमेल एनोफिलीज नाम है। ये मच्छर इसका कैरियर है। ये जो मलेरिया का जो प्रोटोजोआ है वो किसके में चिपक रहा है? मच्छर में। वो मच्छर हमें काट रहा है और वो हमें मलेरिया फैला रहा है। मतलब मच्छर क्या है? कैरियर। मच्छर इज नॉट द ऑर्गेनिज्म, इट इज द कैरियर ऑफ दैट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। आई बात समझ में? चलो, तो कैरियर की डेफिनेशन आप समझ गए। वैसे ही हाउस फ्लाई भी एक खतरनाक कैरियर है। कहीं भी जाके बैठ जाता है, पीसीज पे जाके बैठ जाएगा, नाले पे जाके बैठ जाएगा, वहां अब कोई पैथोजन है, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, वो उस मक्खी में चिपक गया, और वो मक्खी ही तो है, कहीं से उड़ता हुआ तुम्हारे घर में आ गया, तुम्हारे ऊपर बैठ गया, और उस जो फीसीज पे जो पैथोजन था वो तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया। ठीक है, और इस तरह आपको वो डिजीज हो जाती। ठीक है, तो फीमेल एडीज, जैसे एनोफिलीज किसका कैरियर है? प्लाज्मोडियम का। सिमिलरली जो फीमेल एडीज है, दैट एक्ट्स एज अ कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। लेडीज एंड जेंटलमैन, these two lines are of utmost importance. क्या इंपॉर्टेंस? कि आपको पता होना चाहिए कि मलेरिया को कैरी कौन कर रहा है? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। और डेंगू के वायरस को का कैरियर कौन है? फीमेल एडीज। टू नेम्स अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख लें इसको, कि फीमेल एनोफिलीज जो मस्किटो है, फीमेल एनोफिलीज किसको कैरी करता है? प्लाज्मोडियम को, है ना? प्लाज्मोडियम, क्या बोल लो? मलेरिया, मलेरिया। ठीक है, और जो फीमेल एडीज है, एडीज ये भी एक मस्किटो है,
ये किसको कैरी कर रहा है? डेंगू वायरस को। क्या पढ़ा हमने? एनोफिलीज मॉस्किटो कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया दैट इज प्लाज्मोडियम, और फीमेल एडीज किसको कैरी कर रहा है? डेंगू वायरस को। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रह जाए तो अपना 1 मार्क का एज आप ले रहे हैं। ठीक, आपको जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं बताती गई हूँ। पैथोजेंस का डेफिनेशन बताया है, यूसेस बताए हैं, वैक्सीन बताया है। अब आगे आओ, पहले जरा इसको देखो। ह्यूमन डिजीजेज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी ध्यान से देखेंगे नहीं क्योंकि छोटी क्लास है भाई, 8वीं क्लास को ही तो हम पढ़ रहे हैं। बाद में किताबें खरीद खरीद के रट्टा मारेंगे लिस्ट से। वन लाइनर याद कर लो, वन लाइनर याद कर लो, लिस्ट याद कर लो। टेक्स्ट बुक जो पढ़ा रहा है वो मत पढ़ना। ट्यूबरकुलोसिस कैसे फैलता है? बैक्टीरिया से। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलाई, ठीक है, याद रखने की जरूरत नहीं है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? एयर। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? पेशेंट को आइसोलेशन में रखो, बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट को अवे रखो, वैक्सीनेशन को सुटेबल एज पे दिया जाए। ये सब प्रिवेंटिव मेजर, ये सबके ही है। मिजल्स का वायरस होता है, चिकन पॉक्स का भी वायरस, पोलियो का भी वायरस, कॉलेरा और टाइफाइड वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं, बैक्टीरिया फैलाता है। ठीक है, वाटर बॉर्न डिजीजेज याद रखेंगे। हेपेटाइटिस ए वायरस से फैलता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? वाटर। मलेरिया क्या है? प्रोटोजोअल। इंपॉर्टेंट, देखो टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स पढ़ लिया हमने, बैक्टीरियल डिजीजेज पढ़ लिए, वायरल डिजीजेज पढ़ लिए, क्या पढ़ लिया और हमने? प्रोटोजोअल डिजीज भी पढ़ लिया। तो वायरस पढ़ा, बैक्टीरिया पढ़ा, प्रोटोजोआ पढ़ा, उसका करियर भी पढ़ लिया, मस्कीटो। इसी से तो क्वेश्चन आएगा। इनके अलावा कोई मुश्किल से ही कोई भी बीमारी का नाम एग्जामिनर पूछ पाता है किसी भी एग्जाम में। ये सारी बीमारियों का नाम अगर आपको याद है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म याद है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन याद है, तो आपको डिजीज चैप्टर में आंख फोड़ने की बार बार जरूरत नहीं। अब डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल एंथ्रेक्स डेंजरस है ह्यूमन और एनिमल, ह्यूमन और कैटल के लिए। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रेक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम। अभी एंथ्रेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों मैं आपको बताती हूँ। एंथ्रेक्स को लेके एक क्वेश्चन भी अभी रिसेंट आया हुआ था, आई थिंक स्टेट पीसीएस, किसी स्टेट पीसीएस में ही आया था, यूपी में था या बिहार में था। एंथ्रेक्स को लेके पूछा हुआ था, ठीक है, और बहुत डेंजरस ह्यूमन और कैटल डिजीज है। फूट एंड माउथ डिजीज वायरस से होता है। तो दो वायरस, दो आपने नाम पढ़ा, कौन कौन सा? एक बार जरा इसको भी मेंशन कर लें जो इम्पोर्टेंट है। कि इम्पोर्टेंट क्या था कि आपने एंथ्रेक्स को देखा और फुट एंड माउथ डिजीज, ये बैक्टीरिया से हो रहा था। एंड फुट एंड माउथ डिजीज जो है, फुट एंड माउथ, एफएमडी बोलते हैं इसको, फुट एंड माउथ डिजीज, दिस इज कॉज्ड बाय वायरस। ठीक है, ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। डिजीज चैप्टर पढ़ा रही हूँ एंड आई हैव कॉट अ वेरी टफ कोल्ड। कम नेक्स्ट। तो हमने ये लिस्ट देख लिया, और फिर अब आते हैं यहाँ कुछ प्लांट डिजीजेस के बारे में जान लेते हैं। जैसे साइट्रस सैंकर बैक्टीरिया कॉज करता है। रस्ट ऑफ व्हीट फंजाई, ट्रांसमिशन का मोड क्या है? एयर और सीड। येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी, भिंडी का जो येलो वेन हो जाता है वो वायरस है। और इंसेक्ट, आपको तीनों माइक्रोब से कॉज होने वाले डिजीज प्लांट्स में आपको इसने बता दिए हैं। ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। फूड पॉइजनिंग क्या होता है? कि अब आपने खराब खाना खा लिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स
that grow on our food sometimes are toxic. अब वो खाना आपने खाया, आपके पैथोजन ने आपके पेट की हालत खराब कर दी, उल्टियां आ गई, डायरिया हो गया, दैट इज फूड पॉइजनिंग। ठीक है। तो खाना को प्रिजर्व करना जरूरी है। आप देखिए कहीं खराब खाना नहीं खा रहे हैं, जनरली ये रेस्टोरेंट होटल्स वगैरह में कई कई दिन की कई कई दिन का खाना चला देते हैं। बॉइल्ड पटेटो खराब भी हो रहा है तो चलो निकाल दिया, और वही खाना खा के हमें होती है फूड पॉइजनिंग। फूड प्रिजर्वेशन क्या है? माइक्रोब्स क्या करते हैं, हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं। तो ऑब्वियसली फूड स्पॉइलिंग क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो इसको प्रिजर्व करने के लिए हम क्या करते हैं, केमिकल मेथड का यूज करते हैं। केमिकल मेथड क्या है, प्रिजर्वेटिव्स का यूज करते हैं। प्रिजर्वेटिव्स क्या है, सॉल्ट या एसिड प्रिजर्वेटिव टू पिकल टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब। सोडियम बेंजोएट का यूज करते हैं, सोडियम मेटा बाइसल्फाइड का यूज करते हैं। तो ये दोनों ही टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटा बाइसल्फाइड are common preservatives. These are also used in jams and squashes to check their spoilage. आप देखेंगे जैम्स महीने भर चल जाता है ना, स्क्वैश जो हम शरबत पीते हैं वो महीने भर चल जाता है, तो कैसे चलता है उसमें इसको ये प्रिजर्वेटिव है सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटा बाइसल्फाइड। नाम याद रखेंगे प्रिजर्वेटिव का। क्यों याद रखेंगे? किचन से आपको इंटरेस्ट हो चाहे ना हो, एग्जाम में इन दोनों के नाम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रिजर्वेटिव्स हो गए। प्रिजर्वेशन का केमिकल मेथड में और क्या तरीका है? शुगर डाल के भी प्रिजर्व करते हैं, ये जो जैम्स एंड जेलीज हैं। आप कभी अचार बनते देखेंगे घर में, तो उसको सॉल्ट डाल के भी प्रिजर्व करते हैं, नमक डाल दिया, और नमक प्रिजर्वेटिव का काम करता है। ठीक है। आंवला, अगर आंवला का खूब सारा प्रोडक्शन हो गया है तो आंवला को प्रिजर्व करने के लिए क्या करते हैं, नमक डाल देते हैं साथ में, तो प्रिजर्व हो जाता है। मैंगो प्रिजर्व हो जाता है, पिकल बन जाता है। ऑयल और विनेगर का भी यूज करते हैं मछली को, फ्रूट्स, फ्रेश मीट, फिशेस, इन सब को प्रिजर्व करने के लिए किस चीज का यूज करते हैं, ऑयल और विनेगर का। ठीक है। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स, अब इससे ही डेवलप होता है, ये हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट से ही क्या डेवलप हो जाता है, पास्चराइजेशन मेथड। ठीक है। अभी पास्चराइजेशन में क्या करते हैं, देखो ये क्वेश्चन आता है और इसको एकदम याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? ये बॉइलिंग ऑफ मिल्क किल्स मैनी माइक्रोब्स। Similarly, we keep our food in the refrigerator. Low temperature also inhibits the growth of microbes. या तो इतना गर्म कर दो कि माइक्रोब्स उसमें मर जाए, या उसको इतना कोल्ड कर दो कि माइक्रोब की ग्रोथ ही इनहिबिट हो जाए। क्योंकि माइक्रोब जो ग्रो करेंगे वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में करेंगे, उनका एक अपना इनकम्फर्टेबल टेम्परेचर होगा, सुटेबल टेम्परेचर। उस सुटेबल टेम्परेचर को या तो हम खूब बढ़ा दें या खूब कम कर दें, है ना, बहुत ही ज्यादा देन दैट सुटेबल टेम्परेचर और लोअर देन दैट टेम्परेचर, तो वो क्या हो जाएगा, माइक्रोब्स की ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा। Pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes. पास्चराइज्ड मिल्क जो क्या होता है, उसको बिना बॉयल के भी आप यूज कर सकते हैं क्योंकि वो माइक्रोब्स फ्री है। क्योंकि पास्चराइजेशन एक टेक्निक है जिसमें मिल्क को हीट करते हैं 70 डिग्री के आसपास 15 से 30 सेकंड के लिए, और फिर उसको सडनली चिल कर देते हैं। पहले 70 डिग्री पे 15 से 30 सेकंड तक बॉईल किया, फिर उसको चिल किया। ठीक है, तो माइक्रोब्स के ग्रो होने का चांस ही नहीं है, और फिर उसको स्टोर कर दिया। इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स इन दिस प्रोसेस discovered by Louis Pasteur and the technique was pasteurization. आई बात समझ में? चलिए, तो ये सब हम फूड प्रिजर्वेशन का मेथड देख रहे थे। उसी में आता है स्टोरेज एंड पैकिंग, कि कैसे ड्राई फ्रूट्स को हम पैक करते हैं। अब नाइट्रोजन वाला सीन देख लेते हैं। एयर टाइट कंटेनर्स में जो हम पैक करके ड्राई फ्रूट्स वगैरह को भी कैसे सेल करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? ये नाइट्रोजन साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, 6th 7th दोनों ही क्लास में मैंने आपको समझाया है कि क्या है नाइट्रोजन साइकिल। एक बार पढ़ लेते हैं कि इट इन्वॉल्व्स इन द फिक्सेशन ऑफ राइजोबियम, जो बैक्टीरिया है जो लेगुमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में रहता है, उसका काम क्या है, नाइट्रोजन को फिक्स करना। ठीक है, क्योंकि मदद कैसे करता है कि जो प्लांट्स हैं वो डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, लेकिन नाइट्रोजन प्लांट्स के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस नाइट्रोजन को पकड़ के सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना किसका काम है, राइजोबियम का। तब जाके वो प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर पाएगा। पढ़ते हैं आगे।
कि राइजोबियम कहाँ रहता है? रूट नोड्यूल्स इन लेगुमिनस प्लांट्स such as beans, peas, which it has a symbiotic relationship. Sometimes nitrogen gets fixed through the action of lightning. Yes, very important कि नाइट्रोजन फिक्सेशन सिर्फ बैक्टीरिया से नहीं बल्कि लाइटनिंग से भी फिक्स होता है। जो बिजली कड़कती है उससे भी नाइट्रोजन फिक्स होता है। But you know the amount of nitrogen in the atmosphere remains constant. You may wonder. Let's understand in this section. अब चलो नाइट्रोजन फिक्सेशन को समझ लेते हैं। बहुत अच्छा नाइट्रोजन साइकिल आपको दिया हुआ है, यही आप समझ लेंगे कि हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ 78% के आसपास है नाइट्रोजन। ठीक है, इतना कंजम्पशन हो रहा है, इतना कंजम्पशन हो रहा है, बार बार नाइट्रोजन फिक्स किया जा रहा है। प्लांट्स को ग्रोथ के लिए बहुत सारा नाइट्रोजन चाहिए, तो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके अमोनिया नाइट्रेट्स में, नाइट्राइट्स के फॉर्म में प्लांट्स को हम दे रहे हैं। तो नाइट्रोजन कम क्यों नहीं हो रहा है एटमॉस्फेयर? बिकॉज ऑफ द साइकिल, द रिपीटेड साइकिल। जैसे हमने वाटर साइकिल पढ़ा है वैसे ही नाइट्रोजन साइकिल को देखते हैं। क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लाइटनिंग या नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के थ्रू नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। किसको? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, दैट इज N2। ओके, अब ये क्या है? बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। अब वो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन था उसको बैक्टीरिया ने क्या किया? नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर दिया, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स। ठीक है, आगे हम अलग अलग नाम पढ़ेंगे कि नाइट्रेट्स को नाइट्राइट में कौन कन्वर्ट करता है, अमोनिया को नाइट्रेट्स में कौन कन्वर्ट करता है। ठीक है, नाइट्रोसोमोनास का नाम पढ़ेंगे, नाइट्रोबैक्टर का नाम पढ़ेंगे, लेकिन एडवांस सेक्शन में, अभी नहीं। अभी नाइट्रोजन साइकिल को समझना जरूरी है। तो बैक्टीरिया क्या करेगा? इन टर्न इट फिक्सेस द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। अब वो कंपाउंड कहाँ गया? नाइट्रोजन का जो कंपाउंड है कहाँ गया? सॉइल में। अब उस सॉइल से प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि अब सुटेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन है तो प्लांट्स विल इजीली एब्जॉर्ब इट। ओके, अब क्या करना है कि अब जो उस प्लांट्स को खाएगा कौन? एनिमल। ठीक है, अब एनिमल जो वेस्ट एक्सक्रीट करेगा इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया फ्रॉम एक्सक्रीशन या डेथ के बाद, तो वो कहाँ जाएगा? वापस मिट्टी में। ठीक है, और बैक्टीरिया टर्न्स कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। अब उस वापस उस अमोनिया को कन्वर्ट कर देगा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। कौन? बैक्टीरिया। ठीक है, और इसको, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन। गॉट इट? दिस वाज द नाइट्रोजन साइकिल एंड इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी वजह से परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में कम नहीं होता है। ठीक है, एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। आ जाओ, एक बार डायग्राम खुद से ही ड्रॉ कर लेते हैं। कैसे ड्रॉ कर लेंगे? ऐसे कि है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, अब हम जानते हैं कितना है ये? 78% के आसपास हमारे एटमॉस्फेयर में। कौन? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब इसको प्लांट्स डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है तो क्या होगा? थ्रू लाइटनिंग। दो प्रोसेस होगा, एक तो लाइटनिंग, लाइटनिंग से भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। बार बार दोहरा रही हूं, बार बार कह रही हूँ, दोहराना का मतलब तो 2 बार कहना। लाइटनिंग, ठीक है। दूसरा, फिक्सेशन बाय बैक्टीरिया, फिक्सेशन बाय बैक्टीरिया। ठीक है, अब ये दोनों प्रोसेस से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कन्वर्टिंग इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। इसमें नाइट्रोजनस, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। डन। अब चुके, अब क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन जो था, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, वो नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स में, नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो चुका है। बैक्टीरिया ने कन्वर्ट कर दिया, विच इज अ सुटेबल फॉर्म जो प्लांट्स अपटेक कर सकते हैं। तो अब इस नाइट्रोजन को कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? अपटेक बाय प्लांट्स, अपटेक बाय प्लांट्स। ठीक है, अब इन प्लांट्स को हम खाते हैं, एनिमल्स, इटन बाय
एनिमल्स। तो नाइट्रोजन कहाँ पहुंच गया? एनिमल्स तक। अब ये जो एनिमल्स का एक्सक्रीशन होगा, एक्सक्रीशन ऑफ एनिमल, वो कहाँ जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा मिट्टी में, माइक्रोब्स ले जाएंगे उसको। अब इस एक्सक्रीशन ऑफ एनिमल को कुछ तो डिसॉल्व कर देंगे सॉइल में, और कुछ कहाँ कन्वर्जन हो जाएगा? डीनाइट्रिफिकेशन, दैट इज वापस कन्वर्जन इनटू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो दिस वाज द नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, चार्ट के फॉर्म में हमने पढ़ लिया। ये ऐसा ही चलता है नाइट्रोजन साइकिल, कि प्लांट्स को इतनी जरूरत है नाइट्रोजन, इतना कंजम्पशन है नाइट्रोजन का, उसके बाद भी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कम नहीं होता है। तो दिस वाज आवर चैप्टर। तो ये हमारा नाइट्रोजन साइकिल था जिसको हमने कंप्लीट किया। इस चैप्टर में जो कीवर्ड्स हमने पढ़े वो एल्गी, एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडीज, बैक्टीरिया, कैरियर के बारे में हमने पढ़ा कि जो मलेरिया जैसी डिजीज है उसको कैरी कौन करता है? फीमेल एनोफिल्स। डेंगू को कौन कैरी करता है? फीमेल एडीज। क्वेश्चंस हैं, मैं दिखाऊंगी, आई एम प्रॉमिसिंग कि मैं ये सारे क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगी कि कैसे एनसीईआरटी से बनते हैं। फर्मेंटेशन हमने देखा बिकॉज ऑफ ईस्ट। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज फर्मेंटेशन। फंजाई देखा हमने, यूजफुल बैक्टीरिया में लैक्टोबैसिलस का नाम पढ़ लिया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नाइट्रोजन साइकिल देख लिया। नाइट्रोजन फिक्सेशन, पास्चुरेशन देखा कि 70 डिग्री सी पे 15 से 30 सेकेंड तक गर्म करते हैं, फिर उसको चिल करके रख देते हैं, दैट इज पास्चराइजेशन। पैथोजन को देखा हमने, व्हाट इज पैथोजन? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज पैथोजन। प्रिजर्वेशन देखा, प्रोटोजोआ देखा, राइजोबियम। वैक्सीन देखा हमने कि द इंट्रोडक्शन ऑफ वीकेंड फॉर्म ऑफ वायरस या फिर डेड वायरस हमारे बॉडी में डाल देते हैं ताकि हमारा इम्यून सिस्टम पहले से लड़ने को तैयार हो जाए। काइंड ऑफ मॉक ड्रिल, जो डिफेंस मॉक ड्रिल करती है उसी की तरह वैक्सीन है, पहले से ही वो तैयार रखता है अपना आर्म्स। एलिमिनेशन, वायरस को देख लिया हमने, ईस्ट को देख लिया, एल्गी, एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडीज, बैक्टीरिया, कैरियर, कम्युनिकेबल डिजीज देख लिए कौन से? कॉमन कोल्ड, कॉलेरा, ये सब क्या है? चिकन पॉक्स, these are communicable disease. So we have seen this chapter, right? So we are done with the second chapter. Perhaps तीसरा चैप्टर हमारा क्या है? सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं, 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं। Okay, let's resume the class. Synthetic fibers and plastic. In the last 2 classes, 6th स्टैंडर्ड में और 7th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी साइंस में हमने क्या पढ़ा? नेचुरल फाइबर्स के बारे में। ठीक है, कॉटन पढ़ा, जूट पढ़ा, सिल्क के बारे में पढ़ा हमने, वुल के बारे में पढ़ा जो हमने शिप से लिया था। तो इन सबको क्या कहते हैं? नेचुरल फाइबर्स। अब हमें क्या पढ़ना है? सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स को भी बनाते हैं नेचुरल प्रोडक्ट से ही, लेकिन इसको लेबोरेटरीज में केमिकली सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, अब सिंथेटिक फाइबर्स क्या क्या है? ये पेपर क्लिप आप देखते हैं, या फिर आपने देखा लॉन्ग चेन ऑफ बीड्स,
ठीक है ना, बीड्स, पेपर क्लिप्स ज्वाइन टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, ये सब क्या है, सिंथेटिक फाइबर. A synthetic fiber is also a chain of small units joined together. Each small unit is actually a chemical substance. Many such small units combine to form a large single unit called a polymer. जैसे ये beads होते हैं, beads को भी हम बनाते हैं laboratories में synthetically. तो जैसे ये सब join कर छोटे छोटे यूनिट्स मिलके एक बड़ा यूनिट बनाते हैं, वैसे ही पॉलीमर्स बनते हैं छोटे छोटे यूनिट्स को ऐड करके जो सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं. ठीक है, केमिकल सब्सटेंस है. पॉली मीन्स मैनी और मर मीन्स पार्ट. तो बहुत सारे पार्ट्स मिलके रिपीटिंग यूनिट्स जो होते हैं उससे बनता है पॉलीमर. ठीक है, अब आगे आते हैं टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. जैसे टाइप्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स हो गया, वुल हो गया, सिल्क हो गया, जूट हो गया, कॉटन हो गया, वैसे ही आर्टिफिशियल फाइबर्स के भी टाइप्स होंगे. नायलॉन, रेयॉन. तो रेयॉन को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क. ठीक है, अभी तक हमने 7th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ा था, सिल्क वर्म से हमने सिल्क फाइबर निकाला था, आपने याद होगा, आपको ककून से हमने निकाला था सिल्क, है ना, रियल सिल्क, नेचुरल सिल्क. तो रेयॉन को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क. बनता किससे है, वुड पल्प से, लकड़ी के पल्प से ही बनता है, लेकिन इसको हम लैब में सिंथेसाइज करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज रेयॉन. इट इज अ मैन मेड फाइबर. इट इज अ मैन मेड फाइबर. It is cheaper than silk and can be woven like silk fibers. It can also be dyed in a wide variety of colors. Rayon is mixed with cotton to make bed sheets or mixed with wool to make carpets. अब ये जो रेयन है ये बनाते किससे हैं, लकड़ी के पल्प से. तो इसका यूज कॉटन के साथ मिक्स करके या तो बेडशीट वगैरह बना देते हैं. आप सुनते होंगे दिस इज रेयन. उसमें कभी आप अपने अगर बेडशीट खरीदी है तो कंटेंट देखेंगे कि इसमें कितना कितना परसेंटेज कॉटन का है, कितना रेयन का परसेंटेज है. तो यू विल फाइंड इट कि ये रेयन क्या है, आर्टिफिशियल सिल्क है, जिसको अगर वुल के साथ मिला देते हैं तो कारपेट्स बन जाते हैं और कालीन वगैरह, और कॉटन के साथ मिलाते हैं तो बेडशीट. ठीक है. दूसरा है नायलन. मैनमेड फाइबर है, नेचुरल रॉ मटेरियल से बनता है, प्लांट और एनिमल से. सॉरी, इट इज अ कंप्लीट आर्टिफिशियल फाइबर. जो it is made without using any natural raw material from plant or animal. It was prepared from coal, water and air. It was the first fully synthetic fiber. अब ये जो नाइलन है ये पहला, it is the first fully synthetic fiber. नाइलन फाइबर वो जो strong, elastic and light. इसका फीचर क्या है, strong होता है, elastic होता है और हल्का होता है, lustrous होता है, easy to wash होता है, आसान होता है धोना. किस तरह के आर्टिकल्स बनाए जाते हैं नाइलॉन से, सॉक्स, रोप्स, टेंट्स, टूथ ब्रशेस, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टन्स एक्सेट्रा, ये सब बनाए जाते हैं किससे, नायलॉन से. ठीक है. नायलॉन इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग. ठीक है. नायलॉन के थ्रेड के लिए ऐसा कहते हैं कि स्टील वायर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, पैराशूट बनाने के लिए यूज करते हैं. ठीक है. अब अगला क्या है, सिंथेटिक फाइबर, पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक. पॉलिस्टर क्या है, इट इज अनदर सिंथेटिक फाइबर. फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली. अभी जो पॉलिस्टर की चीजें बनी होती हैं उनमें रिंकल्स नहीं आते. आपने पॉलिस्टर का बहुत सारा फैब्रिक भी देखोगा जो कहते हैं जैसे पॉलिस्टर का बना हुआ है, इसमें रिंकल नहीं आएगा. कपड़े भी बनते हैं पॉलिस्टर के. इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इट इज इजी टू वॉश. इट इज क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल. यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस. तो देख, ये हो गया पॉलिस्टर. और टेरेलिन इज अ पॉपुलर पॉलिस्टर. इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन थ्रेड्स. तो एक नाम पॉलिस्टर का आप याद रखेंगे, टेरेलिन. ठीक है, कपड़े बनते हैं. और पीईटी, पॉलीएथिलीन टेरेप्थलेट, पीईटी is a very familiar form of polyester. It is used for making bottles, utensils, films, wires and many other useful products. पेट क्या है, पॉलीइथाइलिन टेरेप्थलेट, टाइप ऑफ, जैसे टेरेलिन इज अ टाइप ऑफ पॉलिस्टर, पीईटी इज आल्सो टाइप ऑफ पॉलिस्टर. क्या बनाएंगे आप, प्लास्टिक की बॉटल्स देखेंगे उसके पीछे पेट लिखा होगा. ठीक है. तो जो पानी पीते हैं जिन बॉटल्स में, अगर हाई क्वालिटी है, अच्छा है, तो वो पेट का बना होता है, दैट इज आल्सो पॉलिस्टर. पॉलिस्टर क्या है, इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल कॉल्ड ईस्टर. ईस्टर से बना होता है पॉलिस्टर. बार बार ईस्टर को रिपीट कर रहे हैं. So esters are the chemicals which give fruits their smell. Fabrics are sold by names like polycot, polywood, terracotta, etc. As the name suggests, these are made by mixing two types of fibers. Polycot is a mixture of
पॉलिस्टर एंड कॉटन, पॉलीवुल इज पॉलिस्टर एंड वुल। तो पॉलिस्टर को कॉटन से मिला दिया, पॉलीकॉट बन गया, पॉलिस्टर को वुल से मिला दिया तो पॉलीवुल बना दिया। तो पॉलिस्टर मतलब कि बहुत चीज़ों में कंट्रीब्यूट करता है। और पॉलिस्टर शर्ट्स तो आप देखेंगे रिंकल फ्री शर्ट्स लेके बहुत लोग घूमते रहते हैं पहन के। अब आते हैं कि वी वेयर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन द विंटर। मैनी ऑफ दीज आर नॉट एक्चुअली मेड फ्रॉम नेचुरल वुल, though they appear to resemble wool. These are prepared from another type of synthetic fiber called acrylic. अब acrylic भी हमें इंट्रोड्यूस हो गया कि बहुत सारे लोग सर्दियों में वुलन कपड़े पहनते हैं, वुलन जैसा दिखता है लेकिन वुल होता नहीं है, ठीक है, दैट इज एक्राइलिक। अब एक्राइलिक क्या है? द वुल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज क्वाइट एक्सपेंसिव, whereas clothes made from acrylic are relatively cheap. They are available in a variety of colors. Synthetic fibers are more durable and affordable, which makes them more popular than natural fibers. अब क्या है कि वुल तो शिप से मिलेगा, गोट से मिलेगा, तो काफी महंगा पड़ जाता है, वो सबके पास नहीं हो सकता है अवेलेबल वुल। तो एक्राइलिक एक अच्छा ऑप्शन मिला कि गर्म भी होगा, बहुत वैरायटीज में भी आएंगी और अफोर्डेबल भी होगा, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये नेचुरल फाइबर नहीं है तो दे इजिली कैच फायर। फैब्रिक ही है आर्टिफिशियल केमिकल से बना हुआ है तो इजिली मेल्ट कर जाता है फाइबर के सामने। ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस यूजिंग रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम ऑरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। तो जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स बनते हैं विद द हेल्प ऑफ पेट्रोकेमिकल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। इमेजिन दैट इट इज अ रेनी डे. What kind of umbrella would you use and why? Synthetic fibers possess unique characteristics which make them popular dress materials. They dry up quickly, they are durable, less expensive, readily available. तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक हैं कि easily dry up हो जाते हैं, less expensive होते हैं, readily available होते हैं और easy to maintain होते हैं, ठीक है। तो this is the quality of features of किसके? Artificial fibers, synthetic fibers. तो synthetic fibers अब हम पढ़ते हैं प्लास्टिक्स को। वी आर डन विद पॉलिस्टर्स। पॉलिस्टर्स में हमने दो टाइप पढ़ा, कौन कौन सा? टेरेलिन पढ़ा और पीटी पढ़ा, ठीक है। पीटी क्या था? पॉली इथाइलिन टेरेप्थलेट। यूपीएससी में क्वेश्चन आया है पीटी से और टेरेलिन से, मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी, ठीक है। प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं कि प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट यूनिट्स। इन सम इट इज लीनियर, कहीं पे क्रॉस लिंक्ड है। प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइजेस, ठीक है। और किसी भी शेप में प्लास्टिक को बनाया जा सकता है, इजिली मोल्ड कर देते हैं प्लास्टिक को, मोल्ड मेल्ट करके इजिली मोल्ड कर देते हैं, तो कोई भी शेप आप इसको दे सकते हैं, ठीक है। पॉलिथीन क्या है? पॉली प्लस इथीन इज एन एग्जांपल ऑफ प्लास्टिक। इट इज यूज्ड इन मेकिंग कॉमनली कॉल्ड पॉलिथीन बैग्स। हम जो पॉलिथीन बैग्स डेली यूज करते हैं वो क्या है? पॉली इथीन। इथीन इज अ फॉर्म ऑफ एल्कीन, तो उससे वो भी एक प्लास्टिक का फॉर्म है। आगे चलते हैं कि दो तरह के प्लास्टिक्स हम पढ़ते हैं, दैट इज थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक्स क्या है कि हीट करने पे इजीली बेंड हो जाते हैं, दैट इज थर्मोप्लास्टिक्स, ठीक है। एग्जांपल क्या होता है? पॉलिथीन और पीवीसी। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या होता है? एक बार अगर आपने उसको शेप दे दिया तो दोबारा हीट करने पे आप उसको शेप नहीं दे पाएंगे, नॉट इज नॉट मोल्ड इजिली ऑन हीटिंग, ठीक है। दैट इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। These are called thermosetting plastics. Two examples are Bakelite and melamine. melamine के बर्तन भी आपने देखे होंगे, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है। यूजुअली किचन में आप देखेंगे या रेस्टोरेंट वगैरह में मेलामिन के बर्तन होते हैं, तो वो क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। बेकेलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. It is used for making electrical switches, handles of various utensils. Melamine is a very versatile material. It resists fire and can tolerate heat better than other plastics. It is used for making floor tiles, kitchenware and fabrics which resist fire. तो जैसा कि आपने कहा, जैसा कि हमने पढ़ा कि जो बेकेलाइट क्या है, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है। वहीं पे जो मेलामिन है वो क्या है? अच्छा कंडक्टर है कंपैरेटिवली। हर प्लास्टिक में सबसे ज्यादा जो रेसिस्टिविटी है, क्या है? रेसिस्टेंस टुवर्ड्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी किसकी है?
मेलामिन की, इसीलिए किचन वेयर में यूज करते हैं, टाइल्स बनाने में यूज करते हैं। दीज आर द यूजेस ऑफ मेलामिन। तो ये आपको एग्जांपल दिखाया है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का और थर्मोप्लास्टिक्स का। थर्मोप्लास्टिक्स में ये प्लास्टिक, और सेटिंग में क्या आ गया, ये स्विच बोर्ड, ये मेलामिन के बर्तन, ये सब किस में आ गए, थर्मोसेटिंग में। प्लास्टिक एज अ मटेरियल्स ऑफ चॉइस। क्यों चॉइस, क्यों इसको यूज करते हैं? क्योंकि लाइट होता है, इजी मेंटेनेंस होता है, सस्ता भी होता है, तो इसको यूज करते हैं। बीइंग लाइटर एज कंपेयर टू मेटल्स, प्लास्टिक्स आर यूज्ड इन कार्स, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, सब में यूज होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स लाइट नेचर, हल्का होता है। अब देखते हैं प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। Plastics do not react with water and air. They are not corroded easily. Why they are used to store various kinds of material including many chemicals. अब देखेंगे आयरन जो होता है, आयरन में हम किसी चीज़ को जल्दी स्टोर नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हवा और पानी के कांटेक्ट में आएगा तो रस्टिंग हो जाएगा। तो किसी हवा और पानी से रिएक्ट करता नहीं है प्लास्टिक, तो कंटेनर अच्छा बन जाता है। प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स। तो आपने अगर किसी भी फ्राइंग पैन का हैंडल देखा है, प्लास्टिक का बना दिया, क्या होगा, हीट को जल्दी हीट का ट्रांसमिशन नहीं होगा, तो हाँ जलेगा नहीं। तो गुण ही गुण है, ठीक है, सारी अच्छे फीचर्स ही हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ फंस जाती है, ओवर यूज ऑफ प्लास्टिक्स। ह्यूमन की प्रॉब्लम क्या है, ह्यूमन हैज अ ब्रिलियंट माइंड, अपने यूज के लिए हर चीज का सब्स्टिट्यूट ह्यूमन ने बना लिया है। बट एट द सेम टाइम ह्यूमंस आर सो इनडिसिप्लिन्ड कि वो अपने ही आविष्कार को एक डिसिप्लिन्ड वे में यूज नहीं कर पाते। प्लास्टिक्स किसने बनाया, ह्यूमन ने। लेकिन अगर किसी भी चीज को आप ओवर यूज करेंगे, सेम जैसा हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था फर्टिलाइजर्स के बारे में, अगर फर्टिलाइजर्स बनाया बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका ओवर यूज करके मिट्टी खराब कर दी। प्लास्टिक्स बनाया बहुत अच्छी बात है, ओवर यूज करके पोल्यूशन, एक थ्रेट बना दिया है लाइफ के लिए प्लास्टिक को, ठीक है। दो तरह के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल कौन से हैं, जो बैक्टीरिया जिसको डिकम्पोज कर देता है नेचुरल प्रोसेस से। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है, विच इज नॉट इजीली डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेसेस, दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब आप देखिए प्लास्टिक बैग्स को सालों लग जाते हैं। टिन एल्यूमिनियम तो फिर भी 100 से 500 साल में डिग्रेड हो जाता है, प्लास्टिक बैग्स को सेवरल ईयर्स टू गेट डिग्रेडेड। तो ये कौन से कैटेगरी में आता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, करेक्ट। तो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के लिए 5R प्रिंसिपल भी दिया गया। कौन कौन सा, रिड्यूस, पहले तो आप जहाँ प्लास्टिक बैग्स, सब्जी वाले के पास जाते हैं, प्लास्टिक बैग खरीद लेते हैं, तुरंत उससे मांग लेते हैं प्लास्टिक बैग में सब्जी दे दो, क्यों, यू कैन कैरी कॉटन बैग्स विद यू। और रीयूज करिए, अगर आपके पास कोई प्लास्टिक का कंटेनर है तो उसको रीयूज करिए, ना कि तुरंत नया खरीद लिया। तो रीयूज जरूरी है। रिसाइकल, सही जगह उसको डालिए। रिकवर एंड रिफ्यूज, तो जहाँ ज़रूरत पड़े वहीं पे यूज़ करिए, वहीं प्लास्टिक को आप कंज्यूम करिए या कहीं खरीदिए जहाँ ज़रूरत हो। जहाँ ज़रूरत ना हो तो बिना मतलब के नहीं खरीद लेना है। तो दिस इज़ 5R प्रिंसिपल, जो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन को यूज़ करना चाहिए। और कीवर्ड्स का क्या है, एक्राइलिक हमने देखा, आर्टिफिशियल सिल्क देखा हमने, क्या था, व्हाट वाज द आर्टिफिशियल सिल्क। रेयॉन का नाम हमने पढ़ा था, ठीक है, रेयॉन वाज आर्टिफिशियल सिल्क। हमने फिर नायलॉन के बारे में पढ़ा, नायलॉन क्या था, फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर वाज नायलॉन, ठीक है। आर्टिफिशियल सिल्क क्या था, रेयॉन, क्योंकि किससे बना था, ये वुड के पल्प से बना था। हमने देखा था कि रेयॉन को कॉटन से मिक्स कर दिया था तो बेडशीट्स वगैरह तैयार हो जाती हैं, और अगर हमने वुल के साथ मिला दिया तो कारपेट्स तैयार हो जाती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा क्या, पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक के बारे में। पॉलिस्टर क्या था, जिसमें पॉलिस्टर के शर्ट्स देखे हमने कि इजीली जिसमें रिंकल नहीं होता है। फिर हमने क्या देखा, उसका एग्जाम्पल देखा, पेट। एक्राइलिक वी सॉ कि सिंथेटिक फाइबर एक्राइलिक होता है, क्वाइट एक्सपेंसिव, द वुल ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज क्वाइट एक्सपेंसिव था, तो हमने उसका सब्स्टिट्यूट क्या फाइंड कर लिया, एक्राइलिक, ठीक है। देन वी केम टू प्लास्टिक्स, फिर हमने प्लास्टिक्स के टाइप्स पढ़े। पेट्रोकेमिकल्स के बारे में देखा कि सिंथेटिक फाइबर्स अगर प्रिपेयर हो रहे हैं एंड बाय अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस यूजिंग रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन, और उसी को क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल्स। फिर हमने प्लास्टिक्स देखा, प्लास्टिक्स के फीचर्स देखे, प्लास्टिक्स के टाइप्स देखे, थर्मोप्लास्टिक्स, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स,
फिर प्लास्टिक्स के फीचर्स में देखा कि नॉन रिएक्टिव है भाई, इसलिए यूजफुल है, ड्यूरेबल है, लेस एक्सपेंसिव है, लाइट वेट है, तो ये सब प्लास्टिक के फीचर्स थे। फिर हमने बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल भी देख लिया, कीवर्ड्स देख रहे थे, नायलॉन, प्लास्टिक, पॉलिस्टर, पॉलीमर, पॉलीथीन देख लिया हमने। पॉलीमर क्या था? मर वॉज यूनिट एंड पॉली वॉज मैनी, तो छोटे छोटे यूनिट से जो मिलके बना था। पॉलीथीन क्या था? पॉलीथीन इथीन प्लस पॉली, एंड देन केम रेयन एंड सिंथेटिक फाइबर्स। टेरेलिन को देखा हमने, टेरेलिन, थर्मोप्लास्टिक्स देखा, थर्मोसेटिंग्स प्लास्टिक्स देखा, और पीईटी भी देखा, है ना, वी सॉ दिस पीईटी क्या था, जिससे प्लास्टिक बॉटल्स हमने बनाई थी, वो देखा हमने। ठीक है, ठीक है, हमने यहाँ देखा था पॉलीइथाइलिन टेरेप्थलेट, ये क्या था? इट वाज अ फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। पॉलिस्टर का ही एक फॉर्म क्या है? टेरेलिन भी है, और पॉलिस्टर का ही एक फॉर्म क्या है? पीईटी, पॉलीइथाइलिन टेरेप्थलेट भी है। याद रखेंगे, टेरेलिन इज अ पॉपुलर पॉलिस्टर, इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स। और पीईटी क्या है? वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर, अगेन किस चीज के लिए यूज होता है? बॉटल्स और यूटेंसिल्स वगैरह बनाने के लिए। तो हमने देख लिया क्या, पॉलिस्टर और एक्राइलिक भी देख लिया, और प्लास्टिक्स देख लिया, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स देख लिया, एंड देन वी सॉ thermoplastics. So we are done with this chapter. Okay, plastics and environment. So we are done with the third chapter. हमने keywords देख लिए, हमने रीडिंग भी लगा ली जहां जहां जरूरत थी, हमने सिंपल सिंपल डेफिनेशन को भी पढ़ा है समझने के लिए। ठीक है, so we have covered 3 chapters and now अगले चैप्टर को हम अगले सेशन में देखेंगे, तो आप सेशन के साथ बने रहिए। 4th चैप्टर है हमारा, जो नेक्स्ट सेशन हम शुरू करेंगे वो करेंगे मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप सेशन हमारे सीरीज के साथ बने रहिए, इट इज़ अ वेरी फ्रूटफुल सेशन। एनसीईआरटी पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। मैंने अपने पहले सेशन में ही एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस आपको बता दी थी। आपको सेशन पसंद आ रहे हैं, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, कीप स्टडिंग। मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।